So in this particular one, we are going to discuss section number 174 in detail, so that there is no doubt left whatsoever. उसके बाद आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करना. I will advise that आप after the audio note आप इसके जो क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करो, ताकि कोई इशू ना आए, राइट. डोंट क्रिएट अ गैप बिटवीन दिस ऑडियो नोट एंड सॉल्विंग ऑफ योर क्वेश्चंस इफ देर इज एनी डाउट, right. So before jumping into the subsections, let's first try to analyze that why this kind of a section is created. Quorum मतलब क्या? Minimum number of certain directors. हमें कुछ directors, minimum number of directors चाहिए, and the basic objective behind bringing such kind of a section is to ensure that the management of the company does not fall in the hands of one or two people, मतलब one or two directors. तो हमें चाहिए यार minimum, focus is on minimum not maximum. ज़्यादा से ज़्यादा है तो अच्छी बात है. Companies Act and law will always try कि भैया minimum हमें इतने director चाहिए to ensure कि हाँ एक या दो जने कंपनी नहीं संभाल रहे. सो दिस इज अवर बेसिक फाउंडेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच दिस सेक्शन इज बिल्ट, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद अवर सबसेक्शन. सबसेक्शन 1 इज अ बेसिक कंडीशन फॉर कोरम, दैट इज योर 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर. मतलब 1/3 अगर 3 आता है, 4 आता है तो अच्छी बात है, हमें 1/3 तो कंपनी के चाहिए. लेकिन अगर 1 आता है तो यार 2 जने तो चाहिए ना कंपनी को संभालने के लिए. दैट्स व्हाई वी हैव टेकन 1/3 और 2 विच एवर इज हायर. एक चीज में ना लॉजिक बनता है, अगर लॉजिक को समझोगे तो लर्निंग एंड रट्टा में फर्क है. सो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द लर्निंग पार्ट, राइट. सो इसका अंडरस्टैंडिंग क्लियर है कि इसका फाउंडेशन क्या है. नाउ दिस नंबर्स विल बी क्लियर, ऑलराइट. नाउ सम कॉमन पॉइंट्स विच यू नीड टू टेक केयर फॉर your entire section is that if there is any fraction while calculating this 1/3, you have to round it off as 1. For example, if it comes to be 3.66 or even 3.33, then it would go to 4, right. तो round off as 1 or you can simply say upper round off, right. Next explanation ने ये भी clarify किया that total strength shall not include those directors जिनके places vacant है. That is very much obvious. Last thing, with respect to certain common points, that articles of any company regardless of it is a public company or a private company can tomorrow say by way of its articles कि भैया हमारा तो quorum चाहिए हमें इतना, and that वो जो whatever the company is specifying, it is possible that it is a number higher than which is coming by 174 subsection 1. So this is kind of a stricter compliance. Companies Act is saying कि आप तो ज़्यादा रखवा रहे हो ना, हम तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कंपनी का कोरम बन रहा था लेट्स से 5 डायरेक्टर्स, बट यू आर सेइंग 6, दैट इज अ गुड थिंग, दैट इज अ स्ट्रिक्टर कंप्लायंस, प्लीज वेलकम, कोई इशू नहीं है. लेकिन यू कैन नॉट गो एनी लोअर. मतलब अगर 174(1) का कोरम बनता है 4, तो आप 3 नहीं बोल सकते हो. क्यों नहीं बोल सकते हो? सेक्शन 6 आके आपको रोक देगा. सेक्शन 6 ऑफ कंपनीज एक्ट क्या कहता है? दैट इफ योर आर्टिकल्स गो अगेंस्ट आवर कंपनीज एक्ट 2013, दोज आर वॉइड, right. So articles of any company may require a higher quorum but lower not possible. Acha, what about those directors which are participating through video conferencing or other audio visual means, जो 173 read with rule number 3 में पढ़ते हैं? Yes, they are also counted for this subsection. बिल्कुल उनको काउंट करेंगे, कोई इशू नहीं है. अच्छा, ये तो बहुत ही बेसिक वो था. मेन बात विच आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स फॉरगेट इज दैट यू हैव टू फोकस ऑन एलिजिबल डायरेक्टर्स. एलिजिबल का जो कंसेप्ट किक इन होएगा, इट विल कम इन टू प्ले इन ओनली एंड ओनली दो सिचुएशंस एंड क्वेश्चंस जहाँ पे देर इज सम इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरेस्टेड डायरेक्टर. मतलब अगर इंटरेस्टेड नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर की कोई बात नहीं करी गई है, देन यू कैन लीव दिस वर्ड एलिजिबल एंड डिसइंटरेस्टेड. बट अगर बात करी गई है, देन वी नीड टू सी डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स. सर अभी भी समझ नहीं आया, लेट्स फोकस. लेट्स एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज द कोरम ऑफ अ कंपनी रिक्वायरमेंट एज पर 174(1) इज कमिंग आउट टू बी 4 एंड लेट्स से 5 डायरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन द मीटिंग. अगर मैं आपको सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दूं तो आपको एक बार पूछना पड़ेगा कि सर इसमें से कोई इंटरेस्टेड तो नहीं है. अगर 5 में से 2 इंटरेस्टेड निकल गए, इसका मतलब दोज इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स विल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग. दिस एंटायर थिंग इज कवर्ड इन सेक्शन 184. दोज पर्टिकुलर 2 डायरेक्टर्स जो कि इंटरेस्टेड है विद रिस्पेक्ट टू एनी आइटम ऑफ द बिजनेस to be transacted in the board meeting, they will not be allowed to participate, they will not be allowed to discuss, they will not be allowed to deliberate, they will not be allowed to vote. तो भैया ऐसे डायरेक्टर्स का काम क्या है? तो उनको तो हटाओ. तो 5 में से अगर 2 हट जाते हैं, बचे 3. कोरम क्या चाहिए था? 4. तो 4 एलिजिबल डायरेक्टर्स चाहिए थे ना, जो पार्ट ले पाए. इसमें तो 3 ही रह गए. इसका मतलब कोरम नहीं बन पाया. You don't have to see just the total number of directors present. You have to see total number of eligible directors present, मतलब disinterested directors present. So I am just summarizing this in one sentence that while checking quorum we need to consider the eligible directors, because
डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स मतलब नॉन एलिजिबल डायरेक्टर्स कैन नॉट पार्टिसिपेट इन दैट पर्टिकुलर बोर्ड मीटिंग विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर आइटम। तो 184 में और इस चीज की क्लैरिटी मिलेगी, बट अगर 174 के रिस्पेक्ट में ये क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ इंटरेस्टेड ही दिया जाएगा। आई डोंट थिंक दे वुड मतलब अनलेस एंड अनटिल बहुत कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बनाए हम, तो 174 और 184 जनरली इतने मिक्स नहीं किए जाएंगे, राइट। नाउ वन मॉडिफिकेशन फॉर सेक्शन 8 कंपनीज विच हैव कंप्लाइड विद 92 एंड 137 क्राइटेरिया, दैट इनके लिए कोरम थोड़ा सा चेंज करना है, 25% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ और 8 मेंबर्स विच एवर इज लोअर, नॉट हायर, विच एवर इज लोअर। एंड टू एंश्योर दैट द कंपनी इज नॉट रन बाय वन पर्सन, हमने एक नोट डाल दिया कि वो 25% 2 से कम नहीं होना चाहिए, मतलब मिनिमम 2 मेंबर्स आर स्टिल रिक्वायर्ड, right? Now we will deal with 174 subsection 3 first, not subsection 2, because ये linked है quorum से। Okay, let's deal with 174 subsection 3. Now 174 subsection 3 is kind of a special case and it is kind of a benefit। और हर एक बेनिफिट, कोई भी आपको जिंदगी में कोई भी बेनिफिट देता है, कोई भी लीगल बेनिफिट हो, कुछ भी हो, तो एवरीथिंग हैज एन एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया। हेंस 174 सबसेक्शन 3 ऑल्सो हैज इट्स ओन एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया। तो एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया पहले समझते हैं, फिर कोरम कंडीशन समझेंगे। तो एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? वेयर एट एनी टाइम, मतलब किसी भी आइटम के रिस्पेक्ट में द नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स प्रेजेंट एट द बोर्ड मीटिंग इज मोर देन इक्वल टू, मतलब इधर मोर देन और इक्वल टू 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर ये चीज पूरी होती है तो कंडीशन फुलफिल्ड है, मतलब एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल्ड है। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है देन दिस सबसेक्शन का बेनिफिट आप नहीं ले सकते, दिस सबसेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल, कोरम नहीं बन पाएगा, राइट। लेकिन इफ दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड देन कोरम क्या है? सिंपल भाषा में, आप लीगल भाषा इसमें छोड़ सकते हो, सिंपल भाषा में इट इज मिनिमम 2 डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स। बेरेट क्या यूज किया इन्होंने? द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स who are not interested directors and present at the meeting being not less than 2। तो भैया सीधा बोलो, मिनिमम 2 डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स शैल बी द कोरम। आगे लास्ट में दिया हुआ है ड्यूरिंग सच टाइम। ड्यूरिंग सच टाइम का क्या मतलब होता है? ऊपर स्टार्ट किससे किया हमने? वेयर एट एनी टाइम। एंड किससे किया? ड्यूरिंग सच टाइम, मतलब उस टाइम, किस टाइम? द नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स प्रेजेंट एट द मीटिंग एक्सीड और इक्वल टू 2/3। तो एक एक चीज के ऊपर ध्यान दो, एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए, इंक्लूडिंग बेयर एक्ट, राइट। सो 174(3) इज क्लियर। एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया पहले चेक करना है, उसके बाद अगर वो मीट होता है तो कोरम के लिए आप चेक करो। भैया दो डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स है क्या? एक तो नहीं चलेगा ना, मैं एक के हाथ में नहीं देना है कंपनी का काम। सो मिनिमम 2 है तो कोरम इज प्रेजेंट एज पर 174(3। तो पेपर में ध्यान देना, पहले 174(1) चेक करना है। अगर वो मीट हो पाता है तो वेल एंड गुड, योर कोरम इज फॉर्म, काइंडली मूव अहेड। नहीं हो पाता है तो 174(3) पे जाएंगे। वी विल ट्राई टू चेक वेदर 174(3) इज एप्लीकेबल इन फर्स्ट केस और नॉट। इफ इट इज देन सी वेदर 2 डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स आर प्रेजेंट और नॉट, अदरवाइज 174(3) शैल नॉट बी एप्लीकेबल। मतलब हमें कोरम डिपेंडिंग की कंडीशन पूरी नहीं हो रही, या फिर कोरम की मतलब एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा है, और कंडीशन ऑफ कोरम इज नॉट बीइंग फुलफिल्ड, राइट। वन एक्सेप्शन फॉर अ प्राइवेट कंपनी, ध्यान रखना, interested director shall be counted for the purpose of quorum after disclosure of interest as per 184। so private companies are basically small companies। small मतलब मैं exact 285 वाली बात नहीं कर रहा, जनरल कह रहा हूँ कि छोटी कंपनीज होती है, फैमिली ओन्ड कंपनीज होती है, तो उसमें वी हैव टोल्ड कि भैया इवन इफ यू आर इंटरेस्टेड डायरेक्टर जस्ट प्रोवाइड योर डिस्क्लोजर एज पर 184 एंड देन यू विल बी काउंटेड फॉर द पर्पज ऑफ quorum and you will be a normal director। okay, now coming to subsection 2, if there is any vacancy in the board can balanced directors act? बिल्कुल yes। तो कंटिन्यूइंग डायरेक्टर्स जो रहेंगे वेकेंट को छोड़ के दे कैन एक्ट प्रोवाइडेड कोरम होना चाहिए। हमें तो क्या ध्यान रखना है भैया, मीटिंग में कोरम 174 हमारा पूरा चाहिए। तो जब तक कोरम है तब तक एक्ट करते रहो कंटिन्यूइंग डायरेक्टर्स, कोई इशू नहीं है। बट इफ एंड सो लॉन्ग, मतलब दोनों पे ध्यान देना। बेरेट बहुत सिंपल है अगर आप ढंग से एनालाइज करो। इफ मतलब अगर ऐसा होता है, और कब तक मतलब सो लॉन्ग। क्या कंडीशन है? एज देयर नंबर, देयर मतलब कंटिन्यूइंग डायरेक्टर्स their number is reduced below the quorum fixed by the act for a meeting of the board। मतलब अब आपका quorum मीट नहीं हो पा रहा है, तो जो continuing directors और डायरेक्टर मतलब वी डोंट नो ना कि देयर इज वन डायरेक्टर और मोर देन वन कंटिन्यूइंग डायरेक्टर, तो भैया वो एक हो या एक से ज्यादा हो, कोरम तो बना नहीं पा रहे हैं। तो एक काम करते हैं, अगर बिल्कुल ही हम इनको मना कर देंगे कुछ भी करने से, तो उस केस में तो कंपनी का काम ठप हो जाएगा। सो वी आर अलाउइंग देम, सो दोज कंटिन्यूइंग डायरेक्टर्स
or director may act for only the following purposes, क्या, of increasing the number of directors to that fixed for quorum, मतलब एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर लो, एडिशनल डायरेक्टर को कोरम में बिठाओ और आपका कोरम कंडीशन पूरी करवाओ, और ऑफ समनिंग अ जनरल मीटिंग। तो भैया वो काम आप मेंबर से करवा लो या मेंबर्स डायरेक्टर अपॉइंट कर देंगे, बेसिकली आप जनरल मीटिंग रखवा लो, काम मत रुकने दो। I hope this is clear. So they cannot act for any other purpose, though exhaustive purpose defined है in 174 subsection 2. अच्छा, next subsection 4, very important. What happens to the meeting in case quorum is not present? ओके, सो डायरेक्ट से पढ़ेंगे। अगर कोई ई बुक्स मेरी रेफ़र कर रहा है और मेरी क्लासेस रेफ़र कर रहा है, जिसने मेरी क्लास ली है, तो प्लीज़ इंश्योर कि आप एक्चुअली आप अपने बुक से भी ये चीज़ दोबारा रिवाइज कर सकते हो, बिकॉज आई एम गिविंग आउट द मटेरियल एग्जैक्टली एज इट इज़, एंड बेरक पे ही हम ध्यान देते हैं हमारी बुक में भी, राइट? बस उसकी प्रेजेंटेशन अलग है, सो वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, लेट्स कंटिन्यू। वेयर अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड कुड नॉट बी हेल्ड फॉर अ वांट ऑफ कोरम, मतलब मीटिंग नहीं हो पाई बिकॉज कोरम नहीं था। तो सबसे पहले क्या, सी व्हाट योर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से, तो इसका बेरट क्या कहता है, देन कॉमा अनलेस द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी अदरवाइज प्रोवाइड, मतलब अगर योर कंपनीज आर्टिकल्स इज प्रोवाइडिंग समथिंग स्पेसिफिक, फॉलो इट, नो इश्यूज, बट अगर नहीं करता तो क्या करना है, मीटिंग शेल स्टैंड ऑटोमेटिकली एडजर्न्ड एट द सेम टू द सेम डे, सेम टाइम, सेम प्लेस, नेक्स्ट वीक। लेकिन सर अगर नेशनल हॉलीडे हुई तो अगला दिन विच एवर इज द सक्सीडिंग डे एंड नॉट अ नेशनल हॉलीडे। तो नेशनल हॉलीडे हमारे क्या होते हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर, राइट? संडे इज अ पब्लिक हॉलीडे, नॉट अ नेशनल हॉलीडे। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में भी ये चीज पूछी गई है। संडे इज अ पब्लिक हॉलीडे, तो मीटिंग हो सकती है, नेशनल हॉलीडे पे नहीं हो सकती। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। नाउ 3 more important points with respect to this section, then we will wrap this up. Quorum section is not applicable to OPC where there is only one director on board. ये चीज ध्यान रखना, ये 173 में दे रखी है, मैंने यहाँ पे आपको लिंक कर दिया है। अच्छा, if the board meeting is adjourned, the date of the board meeting shall be deemed to be the original date मतलब ओरिजिनल बोर्ड मीटिंग की डेट, ठीक है? ये चीज आपको नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग्स और गैप्स निकालने में काम आएगी। ऑब्वियसली से आपके क्वेश्चंस भी इसके अंदर कवर्ड हुए होंगे, सो आई डोंट थिंक ये बहुत कोई नया आपके लिए कंसेप्ट है, राइट? बट अगर आप कोई रिजोल्यूशंस, इफ देयर आर एनी रिजोल्यूशंस बीइंग पास्ड ऑन द डेट ऑफ द एडजर्न्ड बोर्ड मीटिंग, तो उसकी जो डेट मानी जाएगी रिजोल्यूशंस की, वो पुरानी वाली नहीं मानी जाएगी, मतलब ओरिजिनल डेट वाली नहीं मानी जाएंगी, राइट? सो आपको जो डेट पुरानी वाली चिपकानी है वो बोर्ड मीटिंग के रिस्पेक्ट में, नॉट फॉर रिजोल्यूशंस। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, व्हाट अबाउट कोरम रिक्वायरमेंट एट एडजर्न्ड बोर्ड मीटिंग? सो कंपनीज एक्ट 2013 स्पेसिफिकली सेक्शन 174 इज साइलेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस सिचुएशन। लेकिन अगर कोरम नहीं होता है तो एडजर्न्ड बोर्ड मीटिंग भी नहीं हो सकती। इसके लिए 2 रीजन है। एक, अगर आप लॉजिक लगाओगे तो लॉजिक तो यही कहता है कि वी वांट सर्टेन मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू हैंडल द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। एंड सेकंड, इसके ऊपर एक केस लॉ भी है, केस लॉ का नाम लेने की जरूरत नहीं है, उसने ये चीज अफर्म करी थी दैट यू रिक्वायर a quorum at the adjourned board meeting as well. I hope these points are clear and entire 174 is clear. So in this section 180, basically what it talks about is the restrictions on the powers of board, and this section is not applicable on a private company provided it is in compliance of section 92 and 137, right? So section number 180 basically lays down 4 actions, 4 powers which if the board wants to take, it shall require the consent of the company, that is the general, basically the members consent, which needs to be passed by way of a special resolution, right? Ordinary resolution won't be applicable, it won't work in section number 180, right? So A, B, C and D, these 4 clauses of subsection 1 is the main base of the entire section. So let's start with the clauses. So clause A, a board of directors ये सारे काम करने से पहले it shall require the consent of the members, right? So ensure that the image is clear. Now let's study the clauses. A, to sell, lease or otherwise dispose of the whole or substantially the whole of the undertaking of the company. So point to be noted is that even if it is not whole, then substantially whole is also applicable. What do you mean by substantially the whole? That we will study in just another 15-20 seconds, right? Or where the company owns more than one undertaking of the whole or substantially the whole of any of such undertakings. So if the company has only one undertaking, we will talk about that. If the company owns more than one undertaking, we will talk about any one of that
that particular undertakings, right? Now we need to understand certain meanings for understanding of this clause number A. So what do you mean by undertaking? Whenever we say undertaking, we cannot take it in a literal sense, otherwise everyone will have his or her own definition of undertaking. So undertaking means an undertaking, मतलब जो भी आपका एक इन्वेस्टमेंट आपने जहाँ पे भी एक यूनिट है आपके कंपनी का, in which the investment of the company is more than 20% of its net worth of the audited balance sheet of the last financial year. Means 20% से ज़्यादा कंपनी की नेटवर्थ एक यूनिट में गई है, इसका मतलब वो अंडरटेकिंग है फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए. आई होप दिस इज क्लियर. और सो 1 is your investment criteria, 1 is your total income criteria. An undertaking which generates 20% of the total income of the company during preceding financial year. So minor but very very important difference is that while checking the investment, that is of net worth, you have to see excess of 20%, but in case of total income it says generates 20%, so 20% is also included, right? Obviously all the figures and all this income is to be taken on the basis of the last financial year. Now second meaning you need to understand is the word substantially the whole of the undertaking, because again if the law does not clarify this, everyone will have his or her own definition. So the substantially the whole of the undertaking in any financial year shall mean minimum 20% of the value of the undertaking as per the audited balance sheet. तो 20% या उससे ज़्यादा अंडरटेकिंग अगर हम सेल ऑफ करने की कोशिश करते हैं या लीज करने की कोशिश करते हैं या अदरवाइज डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश करते हैं, then in that case the board of directors shall require an approval of the members by way of a special resolution. I hope this is clear. Now during the meaning of undertaking I used one specific word, net worth. So I want you to go through your books. If your books or your author मतलब or your classes जहाँ से भी आपने जिस भी faculty से किया, if net worth is not covered, then just head over to Google and check the meaning of net worth, that is your clause 57 of section number 2. So ensure that net worth definition is absolutely clear, section 2 clause 57. I am not discussing it in particular this particular discussion, right? Now another thing you need to consider is that if section 110 applies, that is your postal ballot, then this special resolution shall be passed by way of a postal ballot. So again ensure that section 110 and rule number 22 of the company's management and administration rules 2014 are thoroughly clear. If you haven't studied this, again I would request you to please ensure that these points are covered by you before you go to the exam. These are extremely important and applicable, and you need to quote these particular points in your answer as well, right? Okay. Now two subsections apart from this I am discussing first because they are linked to this particular clause. So 180 subsection 3 says that no special resolution shall be required in case the ordinary business of the company consists of selling or leasing of properties. This is I think very very logical. If the company is in day-to-day business, if it is in the ordinary business of selling or leasing properties, then every day it will require to pass a special resolution. Then in that case board of directors won't be able to act effectively and efficiently. So again this subsection was very easy. Then another thing, if the board without obtaining a special resolution sells or otherwise leases any undertaking, property or investment, that is it did not comply with the provisions of subsection 1, the board of directors did not take a special resolution, then what happens to the buyer, what happens to the lessee? Will his title be affected? So the conclusion is that the title of the buyer or the lessee who deals in good faith shall not be affected by it, and his title would not be defective. So the keyword you need to mark in subsection 3 is good faith. That means that if he was anyways involved in any manner involved and he knew that this particular subsection 1 is not being complied, that means he was acting malified, it was not in good faith, then in that case his title would be defective. But if he he used the doctrine of indoor management, if he used the good faith and he did not know anything about this non-compliance and contravention, then his title would not be defective. I hope this subsection is clear. Now 180 subsection 4, a small subsection, let's revise it. Members can impose certain conditions and restrictions in relation to the sale, including the conditions with respect to what to do of the sale proceeds. मतलब सिंपल सी बात कह दी कि सेल करने के बाद, लीज करने के बाद what to do of that proceeds. So members can put certain restrictions on it, but
but that this shall not be deemed to authorize the company to effect any reduction in its capital except in accordance with the provisions of this act. मतलब members उस पैसे के condition का, मतलब उन्होंने क्या बोला, सबसे पहले members can provide certain conditions and restrictions. Now during providing those restrictions members cannot say that we will reduce the share capital. वो अपना खुद का फायदा नहीं करवा सकते, right? So they will have to go as per the procedural compliances of Companies Act. I hope this point is clear. Now in subsection 1, let's come back to subsection 1. B, C and D. B, C and D. Out of those we will first discuss B, then D and then C, because C is comparatively complex one. Okay, now B says that if the board want to invest otherwise in trust securities, the amount of compensation received by it as a result of any merger or amalgamation. That means a merger or amalgamation has happened, some compensation is received, and now the board of directors want to invest that particular amount. And if that amount is being invested in trust securities, these trust securities are as per Indian Trust Act. You don't need any more knowledge than this. So if that amount is to be invested in the trust securities, then in that case special resolution is not required, because again focus on the words which I said, otherwise in trust securities. So if it is in trust securities, okay, no special resolution required. If not, yes, special resolution is required. Now in D, the clause D is that basically to remit or give time for repayment of any debt due from a director. I think this is very, very logical, because in that case every board, every director and entire board will take advantage of giving time to each other for repayment of the debt or for remitting the debt, right? So obviously when such kind of interest are involved where conflict may happen, so it is said that you need a special resolution. So we have discussed clauses A, we have discussed clause B and clause D. Now let's come to clause C, a very, very important. Please ensure that it is thoroughly clear. Now it starts basically with where the board wants to borrow money, where the money to be borrowed together with the money already borrowed by the company will exceed the aggregate of. So let's focus on the words which I have just said, that basically you need to take two amounts: the amount which you are going to borrow plus the amount you have already borrowed. So past borrowings plus proposed borrowings. If this exceeds sum of three items, now learn those three items: paid up share capital. Please mark the words I am saying: paid up share capital. I am not saying paid up equity capital. So preference share capital is also included. Next, free reserves. Please ensure that free reserves is thoroughly clear. Head to section number 2 clause 43 and ensure that free reserves meaning is absolutely clear. So you have to take the three items, namely being paid up share capital, free reserves and securities premium. Paid up share capital, free reserves and securities premium. Add these three items and check whether that amount is exceeding this or not, right? So if it is exceeding, yes, special resolution is not required. A special resolution is required. If it is not exceeding, no need of a special resolution, board can go ahead, right? I hope this is clear. Now whenever we say this word borrowings, so that borrowings, again we need to calculate it, because there are certain exclusions provided. So we need to exclude certain types of borrowings. Now which are those type of borrowings? Temporary loans obtained from the company's bankers in the ordinary course of business. I hardly said around 7 to 8 words in this particular line, but it is very, very conceptual. Please focus on 3 points. First, temporary. Mark this point, because I am going to discuss what this temporary means. Second, obtained from company's bankers, right? So if you go tomorrow, if the company goes and just borrows it from anyone apart from its bankers, then regardless and despite the fact that it may be temporary in nature, you still need to include it in the borrowings, right? Because exclusion is provided for those temporary loans which are obtained from the company's bankers. And last condition, in ordinary course of business, मतलब ये रोज के काम में ये बोरो किया है. I hope this is clear. Now we will elaborate on what do you mean by temporary loans. So basically two items are included in temporary loans. First, loan repayable on demand. Now question may say that this particular loan has not been repaid past 15 years, 20 years. We will say it is immaterial, because we need to see the condition that loan is repayable on demand. It has not been demanded, or for what time it is outstanding is a completely immaterial issue for us. We just need to see if loan is repayable on demand, then despite the fact that how much time has passed that it has not been demanded, still it will be a temporary loan. Second item is the loans which are repayable within 6 months, like short term cash credit arrangements or any kind of arrangement. So छोटे loans है 6 महीने के अंदर repay हो जाएंगे. But if any loan is falling under any of these two categories and it has been mentioned
like this is the second condition, this is the second criteria, that second piece of information, that that particular loan is for financing expenditure of a capital nature. So let's take an example. If my company has borrowed certain loans which are repayable on demand, but that loan was for financing some building purchase, will it be temporary loan? Answer is no, because it passed my first test that it is loan repayable on demand. But the second condition excluded this particular loan from the meaning of temporary loan. Why? Because we have just said that you have to exclude those loans which are for financial expenditure of a capital nature. तो कोई fixed asset, land, building, machinery, इनके लिए अगर आप फाइनेंस करवा रहे हो, then regardless दैट वो टेम्पररी लोन की मीनिंग में थे, आपको उसको बोरोइंग में लेके चलना है. आई होप दिस पॉइंट इज एब्सोल्युटली क्लियर. वी हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम इन दिस, right? Certain other short pointers, that if a banking company accepts in ordinary course of business any money from public, like I have my account in HDFC, similarly thousands of people have accounts in various banks, right? So that money repayable on demand or otherwise, or withdrawable by check or otherwise, it shall not be deemed to be borrowing of money by the banking company. Otherwise it will create a lot of procedural problem for that particular bank, right? Okay, so 243 free reserves, I think I have already told you that you have to ensure that meaning is clear. The simple meaning is that reserves which are available for distribution of dividend, distribution as dividend. So if particular amount cannot be distributed as dividend, it is not a free reserve. If it is distributable as dividend, it is a free reserve, right? I'm just giving you some examples of free reserves. Dividend equalization reserve, why? Because it can be used for dividend. General reserve, why? Because it can be used as dividend. P&L credit balance, again it can be used as dividend, right? I hope this is clear. Now with respect to subsection 2, a small subsection which basically says that the member should not give an unlimited power to borrow the money by the board. So it is just asking the special resolution to specify the amount up to which the borrowings can be made by the board. Otherwise unlimited borrowing powers will be given. So members cannot say, okay, you can exceed, the board can exceed the powers, board can borrow. No, you have to say, you have the special resolution needs to specify till what amount the board can borrow. If there is any default, then obviously rectification is still possible, right? So this was the main crux of section number 180. Apart from that, yes, there is one subsection 5 which basically talks about debt incurred by the company in excess of the limits imposed by clause C that we just discussed. So a small subsection, I will just repeat it. It shall not be valid or effectual, means the company has contravened because borrowings limit से ऊपर borrowing, मतलब वो limit जो आ रही थी हमारी 3 items की, उसके ऊपर borrowing हो चुकी है, right? So special resolution should have been passed, but it is not passed. So unless the lenders now proves that he advanced the loan in good faith and without the knowledge of that limit imposed had been exceeded. सो लेंडर को प्रूव करना पड़ेगा कि उसने गुड फेथ में काम किया है, राइट? दिस इज एग्जैक्टली लाइक क्लॉज नंबर ए दैट वी डिस्कस्ड इन सबसेक्शन 1 विथ रिस्पेक्ट टू सेल, उसके टाइटल के बारे में, राइट? सो दिस इज एग्जैक्टली सेम. सो अनलेस वो ये प्रूव कर पाता है कि उसने गुड फेथ में काम किया और उसको नहीं पता था कि ये सब गड़बड़ हुई है, देन अपार्ट फ्रॉम दैट वो वैलिड नहीं माना जाएगा. अगर वो प्रूव कर देता है कि भैया मैंने तो गुड फेथ में काम किया था, मुझे नहीं पता था इन्होंने एसआर नहीं पास किया हुआ है, देन that particular borrowing will be 100% valid and 100% effectual, and the company will have to repay that amount to that particular person. So this was our entire section number 180 discussion. And in this particular note, we are going to discuss section number 186 read with section number 187. This was the last dedicated audio note required for our chapter of meetings of board and its powers. And then we will move on to मैनेजर रेम्यूनरेशन विद रिस्पेक्ट टू ऑडियो नोट्स एंड इकोनॉमिक लॉज में हमारे एमसीक्यूज तो चल ही रहे हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन नंबर 186. सबसे पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टूडेंट्स का एक इशू रह सकता है कि 185 एंड 185 और 186 में कंफ्यूजन. सो प्लीज अंडरस्टैंड 185 ओनली एंड ओनली टेल्स यू कि कहाँ नहीं दे सकते लोन गारंटी, वो सारी चीजें कहाँ दे सकते हो, देनी है तो क्या क्या चीजें, यू नो व्हाट आर ऑल द प्रोसीजरल कंप्लायंसेस यू नीड टू फॉलो, राइट? बट जब वो लोन वहां से पास हो गया, मतलब सेक्शन 185 ने रोकने की कोशिश करी या फिर प्रोहिबिट करने की कोशिश करी, उससे अगर वो लोन हमारा पास हो जाता है या वो ट्रांजैक्शन पास हो जाती है फ्रॉम सेक्शन नंबर 185, then we need to ensure section 186 compliance. So these are complementary in nature, right? ऐसा नहीं है कि इसमें 185, your doubt should not be इसमें 185 लग रहा है 186 लग रहा है.
इट ऑल डिपेंड्स अपॉन व्हाट द क्वेश्चन इज टचिंग, एंड बिलीव मी इन एग्जाम ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे इतने डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, या इस प्रैक्टिकल देयर आर मेनी केस लॉज जिसके अंदर ये इश्यूज आ सकते हैं, बट एट एग्जाम लेवल इट विल नॉट बी एन इशू कि यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वेदर इट इज 185 और 186, बट येस आई हैव ट्राइड टू गिव यू अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन एंड फाउंडेशन दैट 185 से अगर कोई ट्रांजेक्शन पास होती है तो आपको 186 का कंप्लायंस करना पड़ेगा. 186 इज मोर इन टर्म्स ऑफ व्हाट ऑल थिंग्स एंड व्हाट ऑल compliances you need to follow. 185 is more about what is allowed and what is not allowed, right? This is a one liner simple explanation. Let's start with section number 186. Now let's first understand the layers of investment company that is dealt by 186 subsection 1, and before talking about layers, what do you mean by investment company, that is dealt by the explanation given, right? So एक investment company ऐसी कंपनी है जिसका कीवर्ड हमें क्या ध्यान रखना है कि जिसका प्रिंसिपल बिजनेस, so keyword is the principal business is acquisition of securities such as shares हो गया, debentures हो गया, कोई भी और securities हो गई, right? जिसका प्रिंसिपल बिजनेस है. बट इट इज पॉसिबल दैट कंपनी प्रिंसिपल बिजनेस तो कोई मैन्युफैक्चरिंग का कर रही है, लेकिन उसकी इनकम या उसके असेट्स इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बहुत ज्यादा है. तो लॉ ने कहा कि हम एक लॉ ने एक प्रोविजन डाला, डीमिंग प्रोविजन डाला दैट अ कंपनी विल बी डीम्ड मतलब क्या होता है हिंदी में सिंपल, जो है नहीं लेकिन माना जाएगा. सो अ कंपनी विल बी डीम्ड टू बी प्रिंसिपली एंगेज, मतलब आप नहीं हो प्रिंसिपली एंगेज लेकिन हम मान लेंगे. क्यों? देखते पहले. डीम्ड टू बी प्रिंसिपली एंगेज इन द बिजनेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, डिबेंचर, सिक्योरिटीज इफ its income from investment business constitutes not less than 50% as proportion of gross income. मतलब टोटल इनकम में से मिनिमम मतलब 50% भी चल जाएगा. 50% अगर आपकी इनकम आ रही है इन्वेस्टमेंट बिजनेस से, मतलब आपने जो शेयर्स वगैरह में पैसा डाल रखा है उसमें से जो इनकम आती है वो आपकी ग्रॉस इनकम का 50% है, तो भैया आप बोलो या ना बोलो, यू आर डीम्ड टू बी प्रिंसिपली एंगेज्ड इन सच बिजनेस एंड यू विल बी एन इन्वेस्टमेंट कंपनी. और सो प्लीज मार्क दिस, एंड नहीं है और है इनकम की कंडीशन या फिर असेट्स की कंडीशन. असेट्स की कंडीशन क्या है? असेट्स इन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, डिबेंचर्स जो भी आपने करे, दैट इज मिनिमम 50% ऑफ टोटल असेट्स, राइट? अगर इन दोनों में से कुछ लग गया तो डीमिंग प्रोविजन लग जाएगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट सबसेक्शन 1 इज सेइंग. सो सबसेक्शन 1 बेसिकली ट्राइज टू स्टॉप लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी. लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी के ना डिटेल्ड रूल्स भी है, और ये बहुत ही अपने आप में बहुत कंसेप्चुअल एंड वेरी वेरी डिटेल्ड टॉपिक इन इटसेल्फ, बट सबसेक्शन 1 ज्यादा इसको कवर नहीं करता है, तो मैं अभी डिस्कशन यही रोक दूंगा कि उसके मैं ज्यादा रूल्स में नहीं जाऊंगा. द बेसिक इंटेंट एक दिमाग में आना चाहिए कि सर व्हाई आर वी ट्राइंग टू क्रिएट सम रेस्ट्रिक्शन ऑन लेयर्स. इट इज बेसिकली टू स्टॉप डाइवर्जन ऑफ फंड्स. अगर ए बी में इन्वेस्ट कर रहा है, बी सी में इन्वेस्ट कर रही है कंपनी, सी डी में कर रही है, डी आगे 3 जगह दे रहा है, अगर आप डाइवर्जन अलाउ कर दोगे एंड इफ देर इज सम इशू ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग और इफ देर इज सम इकोनॉमिक ऑफेंस, it will be next to impossible to trace the funds, to trace the source of funds, right? इसलिए ये चीज रोकी जाती है. एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है? सो कितनी लेयर्स अलाउड है? 2, राइट? सो कंपनी शल अनलेस अदरवाइज प्रिस्क्राइब्ड, मतलब a company shall unless otherwise prescribed make investment through not more than 2 layers of investment companies. I hope this is clear. Now एक्सेप्शन आ गई है, प्रोविजो में एक्सेप्शन आ गई है, दैट प्रोविजंस ऑफ दिस सबसेक्शन शैल नॉट अफेक्ट 2 केसेस. एक, अ कंपनी फ्रॉम अक्वायरिंग एनी अदर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया इफ सच अदर कंपनी हैज इन्वेस्टमेंट सब्सिडरीज बियॉन्ड 2 layers एज पर द लॉज ऑफ सच कंट्री. मतलब सीधी बात, इंडियन कंपनी कनाडा की कंपनी को अक्वायर कर रही है एंड दैट कनाडा की कंपनी के आगे 4-5 लेयर्स है, वॉट एवर इट इज एज पर द लॉज ऑफ कनाडा. सो इंडियन जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है एंड आवर कंपनीज एक्ट, इट कैन नॉट स्टॉप दिस कंपनी फ्रॉम अक्वायरिंग दैट कंपनी बिकॉज दैट पर्टिकुलर लेयर्स आर एज पर द लॉज ऑफ कनाडा, राइट? सो वो उसके हिसाब से है, तो कोई दिक्कत नहीं है. हमने यहाँ पे जो रोक लगाई थी 2 वाली, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं रहेगी. सेकेंड, it shall not affect a subsidiary company from having any investment subsidiary for the purpose of meeting the requirements of any law, any rule, any regulation for the time being in force. इसके लिए ना एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, लेकिन वो अभी देर इज नो नीड इन टर्म्स ऑफ व्हाट स्टेज वी आर इन. तो बस इतना समझ लो कि एक सब्सिडरी कंपनी को हम अलाउ कर रहे हैं टू हैव सब्सिडरी इन्वेस्टमेंट सब्सिडरीज फर्दर ऑन टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ. एग्जाम्पल दे सकता हूँ हल्के से, एक वी कैन टच कि मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है कंपनीज में, तो हो सकता है कि पूरे के पूरे मेंबर्स हम एक ही कंपनी में नहीं, एक ही कंपनी को मेंबर की तरह नहीं दिखा सकते, बिकॉज वी नीड टू हैव दैट मच रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द कंपनी. तो वो लॉ की रिक्वायरमेंट ऐसी कुछ भी और आ सकती है, राइट? एनी लॉ टाइम बिंग इन फोर्स, नॉट ओनली आवर कंपनीज एक्ट, एनी लॉ,
राइट, तो हमने सब्सिडरी कंपनी को यहाँ पे अलाउ कर दिया. सो दिस वाज आवर बेसिक सबसेक्शन 1. अपने आप में अलग क्वेश्चन बन सकता है. लेट्स कम टू नेक्स्ट. 186 सबसेक्शन 2 बेसिकली सेज कि हम लिमिट लगाएंगे बोर्ड की पावर के ऊपर. इफ बोर्ड वांट्स टू गिव एनी लोन, मतलब हम इसको बेरक से लैंग्वेज से पढ़ते हैं, दैट नो कंपनी शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. अब 3 चीजें कवर्ड है, ए, बी और सी. राइट, ए में क्या है, लोन टू एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट, क्योंकि आप लोन किसी इंसान को भी दे सकते हो, किसी बॉडी कॉर्पोरेट को भी दे सकते हो. राइट, नेक्स्ट, गारंटी और सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद लोन टू एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट और पर्सन, बिकॉज अगेन आप गारंटी सिक्योरिटी किसी लोन इंसान को भी दे सकते हो और आप किसी बॉडी कॉर्पोरेट को भी दे सकते हो जिन्होंने लोन लिए होंगे. नेक्स्ट, अक्वायर बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन, परचेज और अदरवाइज सिक्योरिटीज ऑफ एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट. मतलब सीधी बात क्या है, इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है. नाउ कैन यू बाय सिक्योरिटीज ऑफ एनी नेचुरल पर्सन? बताओ, क्या आप मेरे इक्विटी शेयर्स खरीद सकते हो? नो, आप मेरे कंपनी के खरीद सकते हो ना. तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट वाली जो बात थी सी वाली, उसके अंदर आपने ध्यान से सुना होगा, तो आई सेड ओनली बॉडी कॉर्पोरेट, नॉट अ पर्सन, बिकॉज इट इज इलॉजिकल दैट देयर विल बी एनी सिक्योरिटीज अवेलेबल फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ एनी पर्सन. राइट, अच्छा, ये जो बोला है नो कंपनी शल, उसके आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, एक्सीडिंग द हायर ऑफ 2 लिमिट्स. मतलब बोर्ड को बोला कि 2 लिमिट्स निकालना, 2 मैं आपको बताऊंगा क्या अमाउंट्स आपको निकालने हैं, लिमिट्स निकालनी है, उसमें से हायर उठाना. इसके हायर वाले के ऊपर अगर आपको जाना है तो बोर्ड नहीं जा सकता, उसके लिए यू रिक्वायर मेंबर्स अप्रूवल. राइट, तो सबसेक्शन 2 ने क्या बोला, एक्सीडिंग द हायर ऑफ, बोर्ड नहीं कर सकता एक्सीडिंग द हायर ऑफ. अब 2 अमाउंट्स बता रहा हूं मैं आपको. फर्स्ट, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम का 60%. जब मैं 3 आइटम लेता हूं, 3 आइटम मेन यही चलते हैं हमारे, पेड अप शेयर कैपिटल, सो इट इंक्लूड्स इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स सेक्शन 2 क्लॉज 43 ध्यान से क्लियर होना चाहिए, या सिक्योरिटीज प्रीमियम. Important point to note, securities premium is not necessary only and only on account of shares. It can be on account of any other security as well. ध्यान रखना, यहाँ पे गलती होने के चांसेस है. MCQ में मैंने ये बात पकड़ी नहीं थी, पर आई एम जस्ट टेलिंग यू. ओके, सो कैलकुलेट पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, इन तीनों को ऐड करके इसका 60% ले लो. अब इसमें से ना मोटा वाला अमाउंट हटाना है, मतलब नेचुरली जो लग रहा है मोटा वाला अमाउंट होगा शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल को हटाओ, और क्योंकि एक हटा रहा हूं तो परसेंटेज को बढ़ा दो 100%. सो सेकेंड अमाउंट इज फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम का पूरा 100%. राइट, इन दोनों का हायर लेना है. अगर यहां तक वो जो हायर लिमिट है उस तक अगर कोई लोन, गारंटी, सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट हो रही है, बोर्ड कैन गो हेड विद इट, नॉट एन इशू. बट उसके ऊपर जाना है तो सबसेक्शन 3 बात करेगा. उससे पहले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन. For the purpose of this subsection, the word person does not include any individual who is in employment of the company. Who is in employment of the company, right? क्योंकि कंपनी तो अपने खुद के एम्प्लॉइज को तो लोन, सैलरी, एडवांस तो देती रहती है ना, उस टाइम बार बार ये 186 लगाएंगे तो दिक्कत पड़ सकती है. राइट, नाउ इसके ऊपर ये जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बोली है, इसके ऊपर देयर आर 2 इंटरप्रिटेशंस पॉसिबल. सो जिन्होंने भी मेरी क्लास ली है वहां पे तो हमने ये चीज डिस्कस कर रखी है इन क्वेश्चन बैंक, बट आई विल जस्ट डिस्कस इट ब्रीफली अगेन. एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सब सेक्शन, प्लीज मार्क दिस पॉइंट, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सब सेक्शन. एक्सप्लेनेशन सिर्फ सब सेक्शन से डील करता है, पूरे सेक्शन से नहीं. उन्होंने आगे क्या लिखा, पर्सन डज नॉट इंक्लूड एनी इंडिविजुअल हु इज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी. तो एक इंटरप्रिटेशन ये निकल सकती है कि अगर एम्प्लॉय की बात आती है तो सिर्फ और सिर्फ सबसेक्शन 2 के लिए मैं पर्सन से हटा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ सबसेक्शन 2 के लिए. इसका मतलब है जो लिमिट्स लगने वाली है ना, इससे हटा दूंगा. जो हमें एसआर चाहिए होता है, दैट पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट विल बी डिलीटेड व्हेन वी गिव एनी काइंड ऑफ एडवांस लोन टू एम्प्लॉय. बट बाकी के जो 186 कंप्लायंसेस होते हैं, जैसे यूबीआर या एनी अदर कंप्लायंसेस आर नीडेड. दिस इज वन वे ऑफ इंटरप्रिटिंग. सेकेंड इंटरप्रिटेशन इज एक होल एंड सोल, कि जब एम्प्लॉय आएगा तो पूरा का पूरा 186 हटा देना. जस्ट सो दैट यू आर क्लियर, वन इंटरप्रिटेशन कैन से कि हम सिर्फ लिमिट से हटा रहे हैं तो एसआर जो चाहिए होता है सबसेक्शन 3 में वो हट जाएगा, बिकॉज एक्सप्लेनेशन में वर्ड्स यूज करे गए हैं फॉर द पर्पज ऑफ दिस सब सेक्शन, नॉट फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन. ये वन पॉसिबल वे ऑफ इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं. सेकेंड होगा कि मीनिंग तो वही निकलेगा. सेकेंड वाले लोग ये कह सकते हैं कि भैया हमें तो देखनी है इंटेंशन लॉ की, तो पर्सन में से हटा दिया तो पूरा का पूरा सेक्शन टाटा बाय बाय, नो सेक्शन एप्लीकेबल. आईसीआई ने कौन सा लिया है, सेकेंड वाला. राइट, मेरे क्वेश्चन बैंक में ये चीज ऊपर मेन आंसर में आईसीआई की फॉर्म में और नीचे ऑथर्स नोट में मैंने आपको दे रखी है. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, नाउ सबसेक्शन 3 में अब आपको एक डाउट आ रहा होगा.
that if the board wants to exceed these amounts, is it not possible at all or can we subject it to something? आपने बोला दो अमाउंट जो ऊपर आपने बोले 60%, 100%, इनके हायर से ऊपर नहीं जा सकती बोर्ड. अब इसके ऊपर जा ही नहीं सकती या कुछ करके जा सकती है? आंसर इज कुछ करके जा सकती है, लेकिन उस टाइम आपको देखने हैं ऑल दीज लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स, गारंटीज, सिक्योरिटीज ऑलरेडी मेड एंड एड द प्रपोज्ड अमाउंट्स. तो जो हो चुका है प्लस जो प्रपोज कर रहे हो, इफ इट एक्सीड्स द लिमिट्स स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 2, देन आप कोई भी इन्वेस्टमेंट, लोन, गारंटी नहीं करोगे अनलेस यू ऑब्टेन अ स्पेशल रिजोल्यूशन. तो मेंबर्स का स्पेशल रिजोल्यूशन आपको चाहिए होगा. I hope this is clear. Now comes first proviso for subsection 3 which says that एक काम करो, आपको स्पेशल रिजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है दो केसेस में. एक, when you are giving loan, guarantee or security to wholly owned subsidiary or a joint venture company. When you are giving loan, guarantee or security, इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, LGS की बात कर रहा हूँ, लोन, गारंटी, सिक्योरिटी टू द कंपनीज होली ओन सब्सिडरी और अ जॉइंट वेंचर कंपनी. और सेकेंड, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो मतलब यू आर अक्वायरिंग द सिक्योरिटीज, देन इफ इट इज मेड बाय अ होल्डिंग कंपनी बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ इट्स होली ओन सब्सिडियरी. मतलब होली ओन सब्सिडियरी वो ऑलरेडी है, उसके कोई और सिक्योरिटीज आप परचेस कर रहे हो, होल्डिंग कंपनी परचेस कर रही है, तो एसआर की रिक्वायरमेंट नहीं है चाहे लिमिट्स ब्रीच हो जाए. आई होप दिस इज क्लियर. सेकेंड प्रोविजो जो है इट इज अ वेरी नॉर्मल दैट प्लीज गिव डिस्क्लोजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. आई एम नॉट फोकसिंग मच ऑन दैट, इट इज फेयरली सिंपल. नेक्स्ट, कमिंग टू सबसेक्शन 4, अगेन डिस्क्लोजर्स की बात करता है दैट यू हैव टू गिव द फुल पर्टिकुलर्स ऑफ द लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी, व्हाट इज द पर्पस दैट द रेसिपिएंट वांट्स टू यूज, एवरीथिंग you have to disclose in financial statements. Now, one very important linking of section number 186 with section 110 and rule number 22 of the management administration rules. Quickly tell me, answer it. आप मेरे से बात करो ऐसे ही, आप जब ऑडियो नोट सुन रहे हो, क्या है ये सेक्शन 110 और रूल 22? पोस्टल बैलेट. सेक्शन 186 में वी आर टॉकिंग अबाउट 4 ट्रांजैक्शंस, लोन, गारंटी, सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट. इसमें से जो पहले 3 है LGS, लोन, गारंटी एंड सिक्योरिटी, ये आपको पोस्टल बैलेट से ही करने हैं, ये जनरल मीटिंग में नहीं होंगे. आई होप दिस इज क्लियर. इन्वेस्टमेंट वाले में ऑप्शन दे दिया है, जनरल मीटिंग में कर लो या फिर पोस्टल बैलेट से कर लो, आपकी मर्जी है. वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई होप यू नो दैट पोस्टल बैलेट इज नॉट एप्लीकेबल टू 1 पर्सन कंपनीज एंड अदर कंपनीज जिनके मेंबर्स अप टू 200 हो, उनके ऊपर पोस्टल बैलेट जरूरी नहीं होता है. राइट, ओके. देन कम्स रूल 13. रूल 13 कहता है कि स्पेशल रिजोल्यूशन जो पास हो रहा है, अभी ऊपर हमने किस में पढ़ा, वी टॉक्ड अबाउट स्पेशल रिजोल्यूशन इन सबसेक्शन 3. सो दैट सबसेक्शन 3 स्पेशल रिजोल्यूशन शुड स्पेसिफाई द टोटल लिमिट up to which the board is authorized to make loan, guarantee, security and investments. मतलब the board should not be given unlimited power. The members cannot say in special resolution that board is authorized to exceed this limit. No, please tell till what limit they are allowed to do. Right? उसके ऊपर जाएगा तो फिर से SR चाहिए होगा. एक क्लैरिफिकेशन आया MCA का दैट लोन्स एंड एडवांसेस अगर आप एम्प्लॉयज़ को देते हो, ऑब्वियसली जो आप रेम्यूनरेशन पॉलिसी के हिसाब से दोगे, कंडीशंस के हिसाब से दोगे, तो उस पर ये सेक्शन नहीं लगता. बट एम्प्लॉयज़ अदर देन MD और होल टाइम डायरेक्टर, राइट, अदर देन MD और होल टाइम डायरेक्टर, जो हम ऑलरेडी 185 में पढ़ चुके थे कि वहाँ पे स्पेसिफिक केसेस में अलाउ कर रखा है, तो उसमें आपको 186 चेक करना पड़ सकता है. राइट, ओके. नेक्स्ट कम सबसेक्शन 5. 2 very important compliances. 186 subsection 5 talks about 2 very important compliances that are required for section number 186. One is your prior board resolution. And what is this board resolutions type required? You require a unanimous board resolution. Sir, what do you mean by unanimous? Unanimous means we want a yes from each and every director which is present at the board meeting. तो ये circular resolution से काम नहीं चलेगा. We require a unanimous board resolution. And second is PFI approval. PFI मतलब पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. लेकिन ये अप्रूवल कब चाहिए? इट इज रिक्वायर्ड ओनली व्हेन एनी टर्म लोन इज सब्सिस्टिंग. टर्म लोन मतलब एक स्पेसिफिक पीरियड का लोन है. सो PFI अप्रूवल इज रिक्वायर्ड व्हेन एनी टर्म लोन इज सब्सिस्टिंग. बट देयर इज वन वे ऑफ सेविंग योरसेल्फ फ्रॉम द PFI अप्रूवल. बोर्ड रेजोल्यूशन से नहीं बच सकते हो आप. बोर्ड रेजोल्यूशन तो चाहिए, बट PFI अप्रूवल से यू कैन सेव योरसेल्फ. क्या है वो 2 कंडीशंस मैं आपको बताता हूँ अब. कंडीशन नंबर 1 इज दैट, उन्होंने ना, आप देखोगे अपने बुक में या बेरैक में बहुत ही डिटेल सी लैंग्वेज दे रखी है जो उन्होंने रिपीट किया हुआ है.
कि आप जो लोन गारंटी सिक्योरिटी कर चुके हो प्लस जो करना चाहते हो वो सबसेक्शन 2 की लिमिट पार नहीं करता, तो हम सीधा बोल देते हैं ना यार एसआर की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर लिमिट पार हो रही है तो एसआर की जरूरत है, लिमिट पार नहीं हो रही तो एसआर की जरूरत नहीं है, राइट? सो सिंपल वर्ड्स वी कैन से एसआर इज नॉट रिक्वायर्ड. Second condition, there is no default with respect to that term loan or its any kind of interest payments. तो मतलब हम PFI को बोलेंगे भाई सुन मेरी बात, ना मैं कोई बड़ा लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी कर रहा हूँ क्योंकि सबसेक्शन 2 के हिसाब से और सबसेक्शन 3 के हिसाब से एसआर की तो जरूरत पड़ नहीं रही है, और ना ही तेरे केस में जो तेरा टर्म लोन है उसमें मेरी कोई डिफॉल्ट हो रखा है, आई एम पेइंग यू एवरीथिंग, देन व्हाई डू आई रिक्वायर योर अप्रूवल? एब्सोल्युटली करेक्ट. सो सबसेक्शन 5 ने ये चीज क्लैरिफाई करी, राइट? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. सबसेक्शन 6 नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट सबसेक्शन, एक बार रीड करके छोड़ देना. सबसेक्शन 7 कंडीशन टू बी कंप्लाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन्स. सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वेरी वेरी प्रॉपरली कि हमने ऊपर भी जो पढ़ा होल लोन सब्सिडियरी के केस में एसआर रिक्वायर्ड नहीं है या जो भी चीजें पढ़ी सारों में आपको एक चीज का ध्यान रखना है, इंटरेस्ट फ्री लोन्स आर नॉट अलाउड इन सेक्शन नंबर 186. ये चीज मेरे साथ रिपीट करो, इंटरेस्ट फ्री लोन्स आर नॉट अलाउड इन सेक्शन नंबर 186. ठीक है, आपको एक इंटरेस्ट रेट देना ही देना है, आपको इंटरेस्ट मतलब ब्याज चार्ज करना ही करना है, एंड इट शुड नॉट बी लोअर देन द प्रिवेलिंग यील्ड ऑफ 1, 3, 5 और 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी. ठीक है, मतलब इन द सेंस इफ द लोन इज ऑफ लेट्स से 9 ईयर्स, तो 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको उतना चार्ज करना पड़ेगा, आप उससे कम में नहीं जा सकते हो. तो क्वेश्चन कैसे कंफ्यूज करेगा, होली ओन सब्सिडरी है, उसको मैं लोन दे रहा हूँ, उसको मैं गारंटी दे रहा हूँ, तो हम बोलेंगे भाई लिमिट विमिट तो छोड़ देंगे, क्योंकि अगर मैं लोन वगैरह की बात करता हूँ तो उसके अंदर ऊपर वी जस्ट स्टडीड अबाउट इन द प्रोविजो टू सबसेक्शन 3 दैट एसआर इज नॉट रिक्वायर्ड. तो वो बोलेंगे इंटरेस्ट फ्री लोन है, तो आप बोलोगे भैया एसआर रिक्वायरमेंट तो छोड़ दो, लेकिन ये जो आप इंटरेस्ट फ्री लोन पे आ जाओ, इंटरेस्ट फ्री लोन अलाउड नहीं है, राइट? तो चाहे होल्डी ओन सब्सिडरी हो, चाहे जेवी हो, चाहे एसोसिएट हो, चाहे होल्डिंग हो, इंटरेस्ट फ्री लोन नॉट अलाउड इन सेक्शन नंबर 186. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. जस्ट अ मिनट. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन क्लैरिफिकेशन. ये क्लैरिफिकेशन स्टूडेंट्स मिस आउट कर देते हैं और लैंग्वेज समझ नहीं आती है बाद में. क्विकली बता देता हूँ. एमसी ने क्या क्लैरिफाई किया कि जैसे ना कुछ टैक्स फ्री बॉन्ड्स होते हैं. टैक्स फ्री बॉन्ड मतलब क्या यार, सिंपल सी बात है कि उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं पे करना है, तो उसका जो इफेक्टिव यील्ड होता है ना, एक बात बताओ, सपोज कोई आपको 10% दे रहा है और टैक्स फ्री स्टेटस की वजह से उसका इफेक्टिव यील्ड आपके पास ज्यादा बन के आ रहा है, 11% बन के आ रहा है, तो जब मुझे इंटरेस्ट चार्ज करना है क्लोजेस्ट टू द टेन्योर ऑफ द लोन, तो मुझे 10 के हिसाब से चार्ज करना है या 11? तो गवर्नमेंट ने कहा भाई 10 के हिसाब से कर लो, कोई इशू नहीं है, जो टैक्स इंपैक्ट आ रहा है उसको इग्नोर कर दो. दिस इज द सिंपल एक्सप्लेनेशन, राइट? ओके, सबसेक्शन 8, लेट्स कम टू सबसेक्शन 8. सबसेक्शन 8 कहता है कि किसी भी कंपनी को लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट करनी है तो प्लीज एंश्योर कि कोई डिफॉल्ट ना होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू डिपॉजिट्स, राइट? तो डिपॉजिट्स इज अ स्पेसिफिक टर्म, ये नॉर्मल पैसा लेना नहीं होता, इट हैज इट्स डेडिकेटेड सेक्शंस in Companies Act which are obviously not in your course, so I'm not going in detail. So deposits के केस में अगर कोई भी डिफॉल्ट हो, कोई रीपेमेंट के केस में, कोई इंटरेस्ट के केस में, देन लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता. सर अप्रूवल ले ले, नहीं चलेगा. सर उनसे लिखित ले ले, एनओसी ले ले, नहीं चलेगा. ठीक है, सबसेक्शन ने इस चीज के ऊपर फॉर डिपॉजिट्स नो ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म, नो सेविंग प्रोविजन हैज बीन प्रोवाइडेड, राइट? सो इट इफ द कंपनी वांट्स टू गो फॉर एनी लोन गारंटी सिक्योरिटी, इट हैज टू इंश्योर दैट दिस डिफॉल्ट इज रिजॉल्व्ड. Okay, subsection 9 is a very very procedural section. It talks about the register maintenance that you can do it on your own. Subsection 10 again a very procedural कि register आपको कहाँ maintain करना है, registered office में maintain करना है, extracts लिए जा सकते हैं and so on. Subsection 11 is a non-applicability and subsection 12 talks about a simple fact that CG can make certain rules for this section. Now subsection 11 जो है ना उसको जरा ध्यान से कर लेना, वेरी वेरी प्रोसीजरल, सो आई एम नॉट गोइंग टू गो इन डिटेल. उसमें एक चीज जो स्टूडेंट्स का पॉइंट मिस आउट हो जाता है, उसके अंदर ना 2 क्लॉजेस दे रखी है, क्लॉज नंबर ए, क्लॉज नंबर बी. तो ध्यान से मार्क करना, क्लॉज नंबर ए में बात कर रखी है नॉन एप्लीकेबिलिटी टू एनी लोन गारंटी सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट मेड बाय बैंकिंग कंपनी और वो सब इंश्योरेंस कंपनी. तो चारों चीजें कवर कर रखी है, राइट? बट जो बी क्लॉज है उसमें जो इन्वेस्टमेंट की बात करी है दैट ओनली कवर्स इन्वेस्टमेंट, इट डज नॉट कवर एनी लोन गारंटी सिक्योरिटी. क्योंकि अगर आप नीचे कंपनीज देखोगे तो सारी इन्वेस्टमेंट वाली है कि इन्वेस्टमेंट कंपनी और मेड इन शेयर्स अलॉटेड इन सेक्शन नंबर 62, दैट इज द फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल,
और या एनबीएफसी वाला पॉइंट। सो क्लॉज ए में लोन, गारंटी, सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट बोला गया है, क्लॉज नंबर बी में सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट बोला गया है। आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। आई विल क्विकली डिस्कस सेक्शन नंबर 187 एज वेल, क्योंकि 25 मिनट्स ऑलमोस्ट हमारे इसमें इन्वेस्ट हो ही जाएंगे, बट एटलीस्ट वी हैव कवर्ड द सेक्शन वेरी वेरी थॉरोली। ओके, सो 187 का जो सब सेक्शन 1 है, इट इज अ बेसिक थंब रूल। थंब रूल मतलब एक बेसिक ब्लैंकेट प्रोविजन कि भैया सारी इन्वेस्टमेंट्स जो होनी चाहिए वो अपने कंपनी के नाम पे रखो। ऑब्वियसली अगर कल को मैं घर लेता हूँ, आई एम इन्वेस्टिंग इन सम प्रॉपर्टी, तो मैं आपके नाम पे या मेरे किसी और के नाम पे क्यों रखूंगा, मैं अपने नाम पे रखूंगा। तो कंपनी के लिए भी यही बोल दिया। लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी में देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस रिक्वायर्ड in which the investments need to be transferred in someone's name। तो देखते क्या, प्रोविजो टू सेक्शन 187 सबसेक्शन 1, ठीक है। एक एक्सेप्शन जो आता है वो प्रोविजो से आ जाता है, दैट कंपनी में होल्ड एनी शेयर्स इन इट सब्सिडरी इन द नेम ऑफ एनी नॉमिनी और नॉमिनीज इफ नेसेसरी टू डू सो टू एंश्योर दैट नंबर ऑफ मेंबर्स इज नॉट रिड्यूस बिलो द स्टैट्यूटरी लिमिट। अगेन मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि नंबर ऑफ मेंबर्स मुझे मेंटेन करने हैं, तो सब्सिडियरी में जो शेयर्स है वो सारे के सारे कंपनी के नाम पे रख लूंगा तो एक ही मेंबर हो जाएगा 100% ओनरशिप के साथ, तो वो गलत हो जाएगा ना, इसीलिए वो नॉमिनीज के नाम पे रखवाता है। एज सिंपल एज दैट, वेरी वेरी इजी प्रोविजो, राइट। उसके बाद आता है 187 सबसेक्शन 2 एंड इट कम्स विद 4 क्लॉजेस A B C D। उसको मैं बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाता हूं। ए में क्या बोला गया है, कंपनी इज गोइंग to transfer those investments in the name of the bankers of the company. Why? So that it can collect the dividend or interest, as simple as that. Second, company wants to sell off the shares or securities, so it transfers or it deposits those particular shares or securities in the name of its banker, जो कि कोई भी हो सकता है, शेड्यूल बैंक हो सकती है, कोई SBI हो सकता है, whatever it is, right? So that bank can facilitate transfer, right? But there is one important proviso that if this kind of a transfer does not happen within 6 months, you have to get those particular shares, securities which you had originally transferred, retransferred to the company। मतलब कंपनी बोलेगी भाई वो शेयर्स मुझे वापस करो, 6 महीने में आपसे बेचे नहीं गए। ओके, सो कब तक वापस करने हैं, कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं है। क्या बोला गया है, वर्ड्स एज सुन एज प्रैक्टिकेबल। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है, दिमाग में कोई टाइम लिमिट मत लेके आना, 30 डेज 60 डेज कुछ नहीं, राइट। क्लॉज नंबर सी क्या है कि सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन या फिर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की वजह से मैंने ट्रांसफर किए। तो कंपनी के नाम पे कुछ शेयर्स थे, कंपनी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है और उसमें कुछ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, जैसे कोई टेक्निकल कॉन्ट्रैक्ट था, कोई कंसल्टेंसी, मतलब कुछ एक मशीनरी वगैरह के रिस्पेक्ट में। तो कंपनी ने बोला कि आई गिव यू द परफॉर्मेंस गारंटी ऑफ 2 years, टिल देन, क्योंकि हम ऑब्लिगेशन जो ले रहे हैं परफॉर्मेंस की, तो एक पर्टिकुलर 2 साल के लिए आप ये शेयर सिक्योरिटीज अपने पास रख लो, व्हेनेवर द ऑब्लिगेशन इज कंप्लाइड आप मुझे वापस कर देना, राइट। सो दिस इज वेरी वाइड कवरेज। ऑब्लिगेशन विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस कैन बी विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग। सेकेंड, एज अ सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन, HDFC बैंक से लोन लिया और सिक्योरिटी के नाम पे कंपनी ने अपने शेयर्स रखवा दिए। वेरी वेरी नॉर्मल, होता ही रहता है आज केस में। सो दिस इज क्लॉज नंबर सी। एंड क्लॉज नंबर डी इज दैट इट मे होल्ड इन्वेस्टमेंट्स इन द नेम ऑफ डिपॉजिटरी when such investments are held by the company as a beneficial owner। Now you all know दो हमारी जो डिपॉजिटरीज है NSDL और CDSL है हमारे इंडिया में, तो सारे शेयर्स वगैरह उन्हीं के नाम पे होते हैं एंड वी एक्ट एज अ बेनिफिशियल ओनर। लाइक इफ आई ट्रेड, जैसे मैं शेयर मार्केट में पैसा लगाता हूँ, मैं तो जो जैसे कोई रिलायंस का शेयर है जैसे मेरे पास, तो रिलायंस के बुक्स में क्या मेरा नाम आना पॉसिबल है? रिलायंस के करोड़ों शेयर होल्डर्स होंगे। इज इट पॉसिबल फॉर द कंपनी टू मेंटेन दैट रजिस्टर एट द फर्स्ट प्लेस, देन टू अपडेट द रजिस्टर डेली एज पर द सेल एंड परचेज ऑफ ट्रांजैक्शंस? आंसर इज नो। तो सारे के सारे शेयर्स किसके नाम पे होंगे? ये डिपॉजिटरीज के नाम पे, CDSL और NSDL, और इनके बुक्स में हम जैसे लोग क्या होंगे? बेनिफिशियल ओनर। सो अगर मैं पूछूं हु इज द रजिस्टर्ड ओनर of that particular shares of Reliance is depository, but who is the beneficial owner? I am the beneficial owner। ठीक है, तो ये सारा अलाउ कर दिया है। With specifically with respect to clause number D, you have to again maintain certain records. You have to again maintain certain records of the डिटेल्स। ठीक है, ये जो सारी डिटेल्स आपको मेंटेन करनी है रूल नंबर 14 में। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर सेक्शन नंबर 186 एंड 187। आई होप दिस सेक्शन इज नाउ क्रिस्टल क्लियर।
So in this particular audio note, we are going to cover section number 188, that is the related party transactions, and we will be focusing on the conceptual part of this section. So the procedural parts where there are just the limits involved and there is plain learning without any concept, that I will leave it up to you, that there is no point in repeating those, right? So in this particular audio note, we will cover the conceptual part of section number 188, and let's start with the section. So before diving into the subsections, the basic line, the basic foundation of this section is that the related party transactions are nowhere prohibited by the Companies Act, right? So Companies Act doesn't say that don't do related party transactions. They are just asking you to comply with the section 188 related procedure. So focus is that we need to comply with the procedure. These are not prohibited, these are restricted, right? So let's start with subsection 1. Now, at the offset, there are two specific conditions which need to be complied for this section to come into play, or we can say for this section to be applicable. Condition number 1, the transaction in the question should be covered for section 188 purpose. That means all the transactions are not covered in 188. There are only certain transactions which are covered in 188 subsection 1. So you have your clauses A to G, read those, just very simple. Out of that, I will cover one specific part that I need to discuss, right? So in clause number F, it is written that such related parties appointment to any office or place in profit in the company, its subsidiary company or associate company. So point to be noted, and the point of the area of silly mistake is that holding company is not covered. So if any related party is to be appointed in my holding company, I'm the original company, and if that related party is to be appointed in the holding company, that would not be covered as a transaction itself in 188 subsection 1. So section 188 won't be applicable at all. So section 188 won't be applicable at all. So please mark this point. This is important for your last day revision, that holding company is not covered, right? I know there are some issues and some confusion with respect to meaning of this phrase appointment to any office or place in profit, which I will discuss in next 10 to 15 minutes in the due course, right? So let's proceed ahead. So condition number 1 is the transaction should be covered for this purpose, and condition number 2 is that all these transaction clauses A to G, they should be entered with a related party. With a related party. What do you mean by related party? You have to head over to section number 2 clause 76 and understand those properly. Please do not attempt to learn the entire 276. I have seen many faculties give, or many students try to learn some kind of a code to learn this 276. Please understand that at CA final level you will not be expected to write this as it is, like it is not a foundation or intermediate level, right? So at CA final level we need to identify whether the party is a related party or not, rather than learning by heart all the clauses of 276, or I can say sub clauses of 276, right? So it is not required. Please don't focus on that. Yes, out of 276, one point I would like to focus is that the 276 sub clause 8 that is not applicable with respect to a private company. So there is one exemption, but only for the purpose of this particular section, right? Otherwise it is applicable with respect to private company 276(8), right? But with respect to 188 this is not applicable. Okay, I hope this is clear. Now one more meaning that you need to be thorough is the meaning of associate company, right? The meaning of associate company, because it will be used at various places in company law and specifically in this section. So understand the meaning as per section number 2 clause 6, out of which one very relevant question has also come, one relevant point has been tested, is that associate company includes a joint venture of a company. So question will give you a joint venture, you need to identify that this joint venture is included in the associate and then check whether the transaction is applicable or not. So I hope this point is also clear, that meaning of associate company is relevant for you. Okay, so I'm just repeating on a broadly basis. Two conditions should be clear. First, the transaction should be covered for 188 subsection 1, and second, it should be entered with a related party. If both of these conditions are complied, I'm repeating, if both of these conditions are complied, then 188 will be applicable, otherwise not applicable at all. Now if 188 is applicable, you have to see two things. First, you need the consent of board of directors at a board meeting. You need consent of board of directors at a board meeting, and that too by circulation method is not allowed, right? So at a meeting means circulation is not allowed, 175 is not allowed.
Second, you need to comply with Rule 15 conditions that we will study now. Okay, so Rule 15 basically has certain points which you need to focus upon. The first one is a very simple, that it talks about a specific notice of board meeting. So as we know, in the Companies Act 2013, we talk about the notice of board meeting in section 173 subsection 3, which does not require any kind of agenda to be given, but unless we have specific sections, right? So this particular section 188, apart from 203 subsection 3 and apart from 196, this is the third section where we require a specific notice of board meeting. Now you might ask, what do you mean by specific notice? It simply means that you need to give the agenda of the board meeting. You need to give the agenda of the board meeting. You need to disclose the name of the party, the nature of relationship, duration of contract, each and everything, right? Now, next part in Rule 15, first part is specific notice. Next part is the simple, which says that if any director is interested in any contract or arrangement with a related party, such director shall not be present during the discussion on that subject matter. This is very much obvious, and this is also linked with our 184. So interested director not to be present. Next, the most important part is that if there are certain limits prescribed, so if those limits are basically the transaction is going beyond those limits, तो वो transaction उस limit से आगे जाती है, then you require members resolution. But do you require a special resolution? Answer is no. You require an ordinary resolution. Now in that you can just learn the limits. आपको सिर्फ और सिर्फ लिमिट्स लर्न करनी है, उसके अंदर प्रॉपरली अगर वो लिमिट्स क्रॉस हो जाती है, यू नीड एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एज वेल. बट अगर वो लिमिट्स क्रॉस नहीं करती तो आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन यू डू नॉट रिक्वायर. बट येस, बेसिक बोर्ड रेजोल्यूशन, बेसिक स्पेसिफिक नोटिस, ऑल अदर कंप्लायंसेस आर रिक्वायर्ड. आई होप दिस इज क्लियर, राइट? Now, with respect to wholly owned subsidiary and the holding company, there is one relaxation. So in case of wholly owned subsidiary, the resolution is passed by the holding company, then it shall be sufficient for the purpose of entering into the transaction between those, right? So holding and wholly owned subsidiary के बीच में जो transaction होने वाली है, so in short I can say wholly owned subsidiary does not need to pass any separate resolution. Plus इसी के respect में we are going to study one proviso to 188 subsection 1 shortly. सॉरी, सो वो हम एक बार लिंक करेंगे एंड देखेंगे कि एट द एंड सिचुएशन क्या बनती है विद रिस्पेक्ट टू होली ओन सब्सिडरी. द नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन सेज दैट यू हैव टू डिस्क्लोज एवरीथिंग टू द मेंबर्स. दैट इज ओके. जब आप जनरल मीटिंग बुलाओगे, सो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में, बिकॉज दिस इज अ स्पेशल बिजनेस, यू नीड टू डिस्क्लोज एवरीथिंग, नेम ऑफ द पार्टी, name of the director interested, anything, all the relevant parts. Okay, now there are 5 important provisos which we need to study for subsection 1 of section number 188. First proviso says that the limits we already studied, that if limits are crossed you have to get members resolution, which we just now studied in rule number 15. Next, second proviso says that there is a restriction on a member if he is a related party. So if any member of the company is a related party with respect to that contract or arrangement, right, with respect to which the resolution is being passed, then he shall not vote on such resolution. जब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो रहा है, वो इंटरेस्टेड मेंबर वोट नहीं करेगा. थर्ड प्रोविजो, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेकंड प्रोविजो, मींस नथिंग कंटेन्ड इन द सेकंड प्रोविजो. कौन सा था सेकंड प्रोविजो? इन विच वी रेस्ट्रिक्टेड द राइट्स ऑफ द मेंबर हु इज अ रिलेटेड पार्टी, राइट? सो नथिंग कंटेन्ड इन द सेकंड प्रोविजो शैल अप्लाई टू द कंपनी इन विच 90% or more members in number, please mark this point, 90% or more in number, not value, आर रिलेटिव्स ऑफ प्रोमोटर्स और आर रिलेटेड पार्टीज. तो जब 90% से ज्यादा या फिर इवन 90% इतने सारे लोग रिलेटिव है प्रोमोटर के या खुद ही रिलेटेड पार्टी है, तो किस किस को रोकेंगे? जाने दो, सेकेंड प्रोविजो की रेस्ट्रिक्शन मत लगाओ. आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर. फोर्थ प्रोविजो, वेरी इंपॉर्टेंट. ये एंटायर सबसेक्शन, मतलब जो मेन 188(1) हमारा है, ये लगेगा ही नहीं उन ट्रांजैक्शंस पे विच आर कंडक्टेड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑन आर्म्स लेंथ बेसिस. सो इफ यू आर कंडक्टिंग एनी ट्रांजैक्शन विद अ रिलेटेड पार्टी ऑन सिमिलर टर्म्स एज यू वुड कंडक्ट विद एनी आउटसाइडर, तो आप कोई भी कंपनी ले लो, कोई भी लिस्टेड कंपनी ले लो, कोई भी जिसके साथ आप ऐसे को ट्रांजैक्शन करते हो, मतलब लिस्टेड हो या ना हो, बट यू आर ट्रांजैक्टिंग डिस्पाइट बीइंग अ रिलेटेड पार्टी एज अ नॉर्मल पर्सन. सो इन दैट केस 188(1) पूरा का पूरा हट जाएगा पिक्चर में से. यू डू नॉट नीड टू हैव एनी कंप्लायंसेस. यू मतलब उस कंपनी को कह रहे हैं हम, दैट कंपनी डजंट नीड एनी कंप्लायंसेस, राइट? आई होप दिस इज क्लियर. फिफ्थ प्रोविजो,
very important that I will link with the wholly owned subsidiary point. Members ordinary resolution is not required for those transactions which are entered between a holding company and wholly owned subsidiary. इसके आगे मैं कंडीशन लगा रहा हूं that wholly owned subsidiary such जिसके अकाउंट्स आर consolidated with such holding company and placed before the shareholders at general meeting for approval. अगर ये कंडीशन कंप्लाई हो जाती है देन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड ही नहीं है. अगर ये कंडीशन कंप्लाई नहीं होती देन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है. लेकिन जो एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ा ऊपर एक रिलैक्सेशन के केस में, उसमें हमने क्या बोला, होली ओन सब्सिडरी डज नॉट नीड टू पास एनी सेपरेट रेजोल्यूशन. तो एक ही रेजोल्यूशन पास हो जाएगा बाय होल्डिंग कंपनी अगर ये कंसोलिडेशन वाली कंडीशन पूरी नहीं होती है तो. Right? I hope these points are clear. This is the main crux of the section. Now I will discuss certain other points as well. तो एक सबसे बड़ा इशू आता है स्टूडेंट्स के साथ and obviously MCQs, after that many queries specifically with this point जो हमने clause number F subsection 1 में पढ़ा, that what do you mean by appointment to office or place in profit. Now I am giving you shortest and the simplest explanation possible that is highly exam oriented. Right? आपको क्या देखना है, ये जो पोजीशन की बात चल रही है रिलेटेड पार्टी की, इफ इट इज अ डायरेक्टर पोजीशन, मतलब कोई इंडिविजुअली ले पाएगा, दैट वी ऑलरेडी नो दैट ओनली एन इंडिविजुअल कैन बी डायरेक्टर. तो उसके अंदर यू हैव टू सी इफ दैट पर्सन इज रिसीविंग एनीथिंग ओवर एंड अबाउ, द वर्ड्स आर ओवर एंड अबाउ द रेम्यूनरेशन टू विच ही इज एंटाइटल्ड टू एज अ डायरेक्टर. सर मतलब एक एग्जांपल ले देते हैं. इफ मिस्टर एक्स रिलेटेड पार्टी है, ही इज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन द कंपनी, एसोसिएट या कुछ भी, होल्डिंग कंपनी कवर्ड नहीं है, ध्यान रखना. उसको मिल रहे हैं सपोज 3 लाख रुपए महीने के. ही इज गेटिंग अ रेम्यूनरेशन ऑफ ₹3 lakhs per month, but that is the remuneration to which he is entitled to as a director. He is not getting anything over and above that remuneration. So this meaning, whether that remuneration will fall in this meaning, answer is no. So basically the condition, the meaning that appointment to office or place in profit, वो तो comply हुआ ही नहीं. इसका मतलब सेक्शन 188 लगा ही नहीं, because he is not getting anything over and above. and क्योंकि उसको कुछ मिल ही नहीं रहा है over and above, इसका मतलब वो मीनिंग ही नहीं पूरा कर पाया and क्लॉज नंबर F में आया ही नहीं. and this is one of the most silly mistake areas which I have seen in students answer sheets. राइट. सो प्लीज एंश्योर कि ये थॉरली क्लियर है आपको मीनिंग, इसी के ऊपर गलतियां होती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनी अदर पोजीशन. सो अदर देन अ डायरेक्टर, अगर अदर देन डायरेक्टर है देन यू डू नॉट हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन रेम्यूनरेशन and over and above remuneration. You have to see everything what he gets. So even if he gets ₹1, then मीनिंग में तो कवर हो चुका है, 188 तो लग जाएगा. अब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए, डिपेंड्स वेदर इट इज क्रॉसिंग द लिमिट ऑफ 2,50,000 पर मंथ और नॉट. क्या ये चीज क्लियर है? आई होप दिस पॉइंट इज एडिक्वेटली क्लियर. आई हैव गिवन द शॉर्टेस्ट एंड सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन पॉसिबल, राइट, क्योंकि इसकी लीगल में जाओगे तो थोड़ा दिक्कत आ सकती है. Subsection 2 is a normal that you have to give the disclosure in the board report and everything, that is okay, justification के साथ. Subsection 3 is again very normal that if the consents are not obtained either of the board or members, then आपको रेटिफाई करवाना पड़ता है. नहीं मतलब 3 months में रेटिफाई नहीं हुआ तो voidable है at the option of the board or shareholders जिनका भी आपने अप्रूवल नहीं लिया. So बस 3 months and voidable वाली बात आपको ध्यान रखनी है, right? Apart from that, yes, the company can proceed against the director or employee in default. ठीक है, वो रेटिफिकेशन वाली बात को छोड़ के हम ये भी कंपनी ये भी कर सकती है कि इट कैन मूव अगेंस्ट दैट डायरेक्टर और एम्प्लॉई इन डिफॉल्ट. सो आई होप दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज क्लियर. अच्छा, एक एमसी ने क्लैरिफिकेशन दिया था विच हैज बीन गिवन बाय योर स्टडी मटेरियल एज वेल, सो आई विल रीड दैट आउट एंड एक्सप्लेन इट. द ट्रांजेक्शंस विच अराइज ऑफ द एमलगमेशंस या मर्जर्स या कॉम्प्रोमाइजेस जो हम चैप्टर पढ़ते पूरा, वहाँ पे स्पेसिफिकली हमने सारी डिटेल में पढ़ लिया था कि एनसीएलटी स्कीम अप्रूव करती है, मेंबर्स का अप्रूवल मिलता है. सो उसमें अगर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व हो जाती है, मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का स्कीम एंटर हो रहा है, एंड इफ दैट इन्वॉल्व्स एनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, क्या वो भी यहाँ पे 188 में कवर होगा? आंसर इज नो. वहाँ पे स्पेसिफिक प्रोविजन से ट्रिब्यूनल चेक कर लेगा या वहाँ पे 188 नहीं लगेगा, राइट. सो दिस वाज सेक्शन नंबर 188 एंड बिफोर क्लोजिंग दिस ऑडियो नोट आई विल गिव यू वन शॉर्ट समरी येट अगेन इन मैक्स टू मैक्स 1 minute टू एंश्योर कि 188 क्लियर है. स्टेप नंबर 1, स्टेप वाइज दे रहा हूँ, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. Step number 1 for 188 questions, practical questions, is that check for 2 primary conditions, and those 2 primary conditions should be complied, both should be complied for 188 to be applicable in its first place.
क्या क्या है वो कंडीशंस? द ट्रांजैक्शन शुड बी कवर्ड बाय वन ऑफ द क्लॉजेस ऑफ ए टू जी इन 188 सबसेक्शन 1, एंड सेकेंड दैट ट्रांजैक्शन शुड बी अ रिलेटेड पार्टी एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 76. स्टेप नंबर 2, इफ बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, इसका मतलब स्टेप 1 से हम पास हो चुके हैं, देन बोर्ड रिजोल्यूशन एंड ऑल अदर 188 कंप्लायंसेस लाइक स्पेसिफिक नोटिस एंड एवरीथिंग आर रिक्वायर्ड. तो बाकी सारे कंप्लायंसेस चाहिए ही चाहिए आपको, यू नीड रिक्वायर दैट. स्टेप नंबर 3, चेक इफ द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन एक्सीड्स द लिमिट्स विच आर प्रिस्क्राइब्ड इन रूल नंबर 15. जो लिमिट्स पढ़ते हैं हम 10% ऑफ टर्नओवर, 2.5 लाख रुपए महीना, वो सारे के सारे अगर ब्रीच हो रही है, मतलब एक्सीड हो रही है, देन यू रिक्वायर मेंबर्स रिजोल्यूशन ऑल्सो. फोकस ऑन द वर्ड ऑल्सो, फोकस ऑन द वर्ड ऑल्सो. अगर ब्रीच नहीं हो रही है तो मेंबर्स रिजोल्यूशन हटाओ, लेकिन बैलेंस चीजें तो चाहिए ना आपको. बोर्ड रिजोल्यूशन वगैरह जो हमने ऊपर स्टेप नंबर 2 में एस्टेब्लिश किया वो तो स्टिल चाहिए चाहिए. सो ध्यान का रखना है, जो स्टेप नंबर 1 में हमने 2 कंडीशन पढ़ी, उनमें से अगर एक भी कंप्लाई नहीं होती तो 188 लगाना ही मत. और यहाँ पे सबसे ज्यादा गलती क्या होगी? अपॉइंटमेंट टू ऑफिस और प्लेस इन प्रॉफिट में, वो भी डायरेक्टर वाले पोजीशन में. ठीक है, तो डायरेक्टर देखते ही आपको फर्स्ट यू नीड टू सी वेदर ही इज गेटिंग एनीथिंग ओवर एंड अबाउट द रेम्युनरेशन टू विच ही इज एंटाइटल्ड टू एज ए डायरेक्टर. क्वेश्चन कैसे कंफ्यूज करेगा? 1 करोड़ रुपए महीना मिल रहा है, बट यू हैव टू सी ओवर एंड अबाउट तो नहीं मिल रहा ना कुछ डायरेक्टर की तरह, तो ये मीनिंग में फॉल ही नहीं किया, 188 लगा ही नहीं. राइट, सो दिस वॉज बेसिकली द ऑडियो नोट एंड कंपाइलेशन ऑफ सेक्शन नंबर 188. So in this particular audio note, we are going to discuss some of the important points for our chapter of meetings of board and its powers. तो इसको पार्ट नंबर 1 कहते हैं. ऑल्सो काइंडली नोट दैट इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर देर आर वेरियस इंपॉर्टेंट कॉम्प्रीहेंसिव सेक्शंस जो कि अपने आप में एक अलग टॉपिक बन सकते हैं, जैसे कोरम हो गया, 185 हो गया, लोन्स इन्वेस्टमेंट्स 186, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस. सो व्हाट आई विल डू इज फॉर दीज काइंड ऑफ सेक्शंस आई विल ट्राई कि एक अलग ऑडियो नोट बन पाए फॉर ईच एंड एवरी सेक्शन, and in which I will discuss the complete base of the section and important points of that particular section, ताकि after going through that audio note, if you go through your text जो भी जहाँ से भी आपने पढ़ा हुआ है, then there would be no doubts, right? So उसमें हम थोड़ा सा अलग dedicated audio notes बनाएंगे and कोशिश करेंगे कि उसको अलग डील करें. It won't be dealt in the general audio notes, right? So let's start with our today's points. बोर्ड की जितनी भी मीटिंग्स होती है, जितने भी डिसीजंस होते हैं, ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय सिंपल मेजोरिटी. आई होप यू नो दिस, लेकिन स्टिल आई हैव सीन 1% 2% स्टूडेंट गलती कर देते हैं. स्पेशल रिजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, ये दोनों चीजें मेंबर्स के रिस्पेक्ट में लगती है, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू द बोर्ड मीटिंग्स, राइट? सो ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय मेजोरिटी except in 2 cases which is given by the Companies Act 2013, that is your section 203 subsection 3 का third proviso that we deal in the chapter of managerial remuneration, and with respect to section number 186 जो कि है loans and investments, right? So apart from that, yes, it is possible that अपने articles जो होते हैं कंपनी के, वो कह दे कि we want unanimous resolution in this as well. तो that is a stricter compliance, very much allowed, not an issue, right? Let's move on. Votes आपको जो गिनने हैं, that you have to count of those who are present and who are voting. Mark this point again, those who are present and voting. बचे हुए को आपको ignore करना है, right? This is basically to determine the majority. Next, अगर इक्वालिटी ऑफ वोट्स आ जाता है इन विथ रिस्पेक्ट टू द बोर्ड मीटिंग, देन द रिजोल्यूशन इज लॉस्ट अनलेस कास्टिंग वोट इज यूज्ड बाय द चेयरमैन. सो काइंडली मार्क दिस पॉइंट कि कास्टिंग वोट यूज करना मैंडेटरी नहीं है. casting vote, first important point is casting vote is not mandatorily to be used by the chairman, and secondly he can use it, he has the option to use it only when there is a deadlock, मतलब equality of votes. if normal अगर majority बन रही है then casting vote नहीं use किया जा सकता है, right? I hope this is clear. With respect to section number 173, मैं पूरा सेक्शन नहीं डिस्कस कर रहा, सब सेक्शन 1 का एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ which becomes a query for many students. Let's put an end to that particular point. डाउट क्या आता है, द लैंग्वेज विच हैज बीन गिवन कि अपने को फर्स्ट मीटिंग रखनी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल होल्ड द फर्स्ट मीटिंग विद इन 30 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड देयर आफ्टर दे विल होल्ड 4 बोर्ड मीटिंग्स इन अ कैलेंडर ईयर. वो सब तो नॉर्मल है. क्वेरी आती है, सपोज अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड लेट्स से नवंबर दिसंबर, हम ईयर एंड में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, तो भी क्या हमें फर्स्ट मीटिंग उसके बाद 4 और मीटिंग्स रखवाने की जरूरत है? सी, इफ वी गो बाय लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, लिटरल मतलब जैसा लिखा है सामने वैसा इंप्लीमेंट करवाने की कोशिश करें, देन यस आपको ये सारी मीटिंग्स रखवानी पड़ेंगी. बिकॉज लैंग्वेज क्या है, फर्स्ट मीटिंग के बारे में अलग है एंड देयर आफ्टर मतलब उसके बाद मुझे और आई नीड 4 बोर्ड मीटिंग्स इन अ कैलेंडर ईयर.
right? But please understand that literal interpretation sometimes is not required to be done. You have to go practically, and in terms of real life also, अगर आप दिसंबर में, आपकी नवंबर दिसंबर में इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनी, आप पहली मीटिंग रखवाते हो, तो उसके बाद आप नेक्स्ट ईयर से ही 4 मीटिंग्स रखवाते हो, आप दिसंबर में 4-5 मीटिंग नहीं रखवाते हो कभी भी, राइट? एंड ROC भी आपको इसके ऊपर कोई नोटिस नहीं भेजेगा. आई हैव नेवर सीन इन माई प्रैक्टिकल लाइफ कि ऐसी कोई नोटिस आई है, राइट? सेकेंडली, नाउ योर क्वेरी में कम कि सर अगर एग्जाम में आ जाए तो क्या करना है. एग्जाम में ये चीज़ नहीं आएगी, प्लीज रिलैक्स. एग्जाम में ये चीज़ नहीं आएंगी. ये वाले जो देखो, लॉ कैन नॉट गिव ईच एंड एवरीथिंग. 80% 85% क्लैरिटी देकर चलेगा लॉ, बट ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल टू कवर 100% ऑफ द सर्कमस्टांसेस, इन विच केस वी गो बाय लॉजिक्स एंड प्रैक्टिकलिटी ओवर लिटरल इंटरप्रिटेशन. एंड ICAI वोंट टच दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स अनलेस आपका लक बहुत ही खराब हो, ठीक है? वो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई चीज़ें ICAI आपसे पूछेगा. कमिंग टू नेक्स्ट, whether we require one board meeting in every calendar quarter as well, answer is no. Answer is no. secretarial standards हो, कुछ और हो, तो वो आपको इसमें नहीं स्टडी करना है. Your ICAI study material is focused only towards Companies Act and the related rules, right? CS के लिए मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा अभी. Now coming to 173 subsection 5, जो 173 subsection 5 है, that provides some relaxed provisions for certain companies, जो कि आपको पता है स्मॉल कंपनी हो सकती है, OPC कंपनी हो सकती है, डोरमेंट कंपनी हो सकती है, एंड प्राइवेट कंपनी जो कि एक स्टार्टअप है, राइट? उनमें यू नो द प्रोविजन दैट वन बोर्ड मीटिंग हैज बीन कंडक्टेड इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर, एंड उनका जो गैप है इट इज नॉट लेस देन 90 डेज. उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, प्राइवेट कंपनी के लिए सेम प्रोविजन है जो भी हमने डिस्कस किया, प्रोवाइडेड इट इज अ स्टार्टअप प्लस 92 एंड 137 सेक्शन का कंप्लायंसेस होना जरूरी है, क्योंकि वो नोटिफिकेशन से आता है. बैलेंस के लिए फॉर OPC स्मॉल एंड डोरमेंट कंपनी में यू डू नॉट हैव टू सी सेक्शन 92 एंड 137 कंप्लायंस. प्लीज मार्क दिस पॉइंट, ये चीजें पूछी जा सकती है. नाउ स्मॉल कंपनी में देर इज सम अमेंडमेंट, तो इंश्योर कि आप अमेंडमेंट में लिमिट्स एक बार ध्यान रख लेना. एंड स्टार्टअप की डेफिनेशन भी आपको ढंग से पता होनी चाहिए. मेनी क्लासेस में दे जस्ट से स्टार्टअप, बट स्टार्टअप की डेफिनेशन नहीं पता होती है एग्जैक्टली क्या उसमें इंक्लूडेड है, क्या उसमें इंक्लूडेड नहीं है. अदरवाइज आई विल ट्राई कि ये वाले जो पॉइंट्स है, ऐसे वाले जो थोड़े से निकल के आते हैं, दैट आई विल कंबाइन एंड लेट यू नो. एक शेयर कर लूँगा एक अलग ऑडियो नोट. राइट नाउ वी विल नॉट डिस्टर्ब द फ्लो ऑफ दिस चैप्टर, राइट? कमिंग टू नेक्स्ट, जो रूल नंबर 4 है, विच प्रिस्क्राइब्स सर्टन मैटर्स विच विल नॉट बी डेल्ट बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स, वो रूल नंबर 4 ओनली एंड ओनली हैव टू बी डन बाय नवंबर 21, मतलब दिसंबर 21 स्टूडेंट्स. बैलेंस के लिए वो रूल 4 ओमिट हो चुका है, क्योंकि 15 जून से ओमिट हो गया है, राइट? सो प्लीज इस चीज़ का ध्यान रख लेना. अगर आप बाद के स्टूडेंट हो आफ्टर नवंबर, तो आप रूल 4 छोड़ देना. मेरे क्लास जिसने हुआ आर स्टडिंग फ्रॉम माई बैच, तो उसमें आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पॉइंट थॉरली इन द क्लासेस, राइट? नाउ रूल 3 जो हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का होता है, उसमें एक अच्छा सवाल था रिसेंटली आस्क्ड इन एग्जाम्स, दैट व्हाट इफ वीडियो रिकॉर्डिंग्स आर नॉट एबल टू बी रिट्रीव्ड. देखो टेक्नोलॉजी है, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है. लेट्स से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, सब कुछ हुआ, बट नाउ द वीडियो रिकॉर्डिंग्स हम रिट्रीव नहीं कर पा रहे, वी आर नॉट एबल टू एक्सेस दोज, वी आर नॉट एबल टू सी दोज. अब उसमें हम मिनट्स वगैरह कैसे बनाएंगे, हाउ विल वी रिकॉर्ड ऑल दोज थिंग्स विच हैपेंड. तो उसमें आपको प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या देना है. फर्स्ट यू नीड टू राइट दैट ऑब्वियसली दिस स्पेसिफिक केस इज नॉट डील्ड बाय कंपनीज एक्ट, राइट? नाउ व्हाट वी विल डू, हमें ड्राफ्ट मिनट्स जो बनते हैं, राइट, ड्राफ्ट मिनट्स बनाएंगे, हम उसको सर्कुलेट कराएंगे, विद इन 7 days कमेंट्स आएंगे, वो सारी चीज़ें यू विल हैव टू गो बाय दैट पर्टिकुलर प्रोसीजर. उसके ऊपर कमेंट्स अपॉन एक्यूरेसी आएंगे, 7 days का जो टाइम देते हैं टू द डायरेक्टर्स, राइट? सो यू हैव टू गो ऑन दैट पर्टिकुलर लाइन. तो ये क्वेश्चन का ध्यान रखना, अगर ऐसी कोई चीज़ें आती है, आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स रिट्रीव नहीं हो पाती है, यू हैव टू गो बाय सम अदर मेथड्स कि आपके पास ड्राफ्ट मिनट्स होंगे, आप उसको सर्कुलेट करवाओ, उसके ऊपर टेक द कमेंट्स फ्रॉम द डायरेक्टर्स. सो उस तरीके से यू विल हैव टू गो फॉर मिनट्स, एंड दिस स्पेसिफिक सिचुएशन इज नॉट डेल्ट बाय द कंपनीज एक्ट 2013. तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने हल्का सा टच किया इसको. नाउ रूल 3 में विथ रिस्पेक्ट टू रूल 3 जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का है, उसमें एक एक्सप्लेनेशन दे रखी है विच talks about the meaning of video conferencing or other audio visual means. I want you to go through this particular explanation very properly. इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी पूछा गया है, सिंपल क्वेश्चन, बट स्टूडेंट्स ने जनरली क्या होता है, एक्सप्लेनेशन हो, ये सब इग्नोर किया जाता है, राइट? सो प्लीज डू नॉट इग्नोर एनी प्रोविजन जो आपके बुक में है, आपके मटेरियल में है. कुछ भी पूछा जा सकता है. इसके ऊपर 4 नंबर का सवाल आया था. सो आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू योर बुक्स, इंश्योर कि आप इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ो. वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन, लेकिन नहीं पढ़ी होगी तो आप आंसर नहीं कर पाओगे, तो उसमें मीनिंग अच्छे से आप समझ लेना. ओके, नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट,
विथ रिस्पेक्ट टू नोटिसेस ऑफ बोर्ड मीटिंग, जो हमारी बोर्ड मीटिंग की नोटिस जाती है सेक्शन 173(3), फेयरली सिंपल, उसमें कोई डाउट नहीं है। एक इशू आता है नोटिस ऑफ एडजर्न्ड बोर्ड मीटिंग। नाउ व्हाट इज एन एडजर्न्ड बोर्ड मीटिंग? इट इज merely a continuation of the original board meeting, so obviously you do not require a separate notice, right? You do not require a separate notice unless two cases, या तो आपके आर्टिकल्स कह दें, अगर आपके आर्टिकल्स ही कह देते हैं कि भैया यू हैव टू गिव a notice for the adjourned board meeting as well, then you have to give, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। सेकेंड, सीनेडा एडजर्नमेंट। सीनेडा मतलब क्या होता है? इनडेफिनेटली अगर आप एडजर्न कर देते हो, इफ यू एडजर्न द बोर्ड मीटिंग नॉट विद अ स्पेसिफिक टाइम लिमिट, आप सीनेडा मतलब इनडेफिनेटली कि अभी हमें नहीं पता अगली डेट क्या होने वाली है, देन इन ऑब्वियस केस, वो तो ऑब्वियसली देन यू विल हैव टू प्रोवाइड द नोटिस टू लेट द डायरेक्टर्स नो कि भैया किस दिन आप नोटिस मीटिंग रखवा रहे हो, then in that case you have to give the notice, right? So ये majorly two cases होते हैं जिसके अंदर you have to serve a notice of the adjourned board meeting as well. Next, एजेंडा ऑफ द बोर्ड मीटिंग, जिसको हम कहते हैं, अगर एजेंडा है मतलब स्पेसिफिक नोटिस है, मतलब प्लीज टेल व्हाट यू आर गोइंग टू ट्रांजैक्ट अबाउट, व्हाट आर द मैटर्स विच आर गोइंग टू बी डिस्कस्ड अबाउट इन दैट पर्टिकुलर बोर्ड मीटिंग. As per Companies Act 2013, as per specifically 173 subsection 3, which deals with the notice of the board meeting, you do not require agenda. लेकिन 3 specific cases है जिसके अंदर yes you require the agenda to be given. That is your 196 appointment of managerial personnel, that is your section 203 subsection 3 जो हम डील करते हैं किसी और के MD मैनेजर को हमारा MD बनाना, एंड थर्ड इज सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस. तो ये तीनों जरा प्रोविजंस आपको ध्यान रखने चाहिए, 196, 2033 एंड 188. तो इसके अंदर यू नीड अ स्पेसिफिक नोटिस, और आई कैन से यू नीड टू प्रोवाइड द एजेंडा ऑफ द बोर्ड मीटिंग, राइट. 174 इज कोरम. सो कोरम आई वुड लाइक टू डिस्कस इन अ सेपरेट ऑडियो नोट, उसको थोड़ा तरीके से डिस्कस करेंगे, ऐसे में नहीं. Next we have section 175, passing of resolution by circulation, a fairly simple section. One important point which I want you to stress upon is yes, it is possible कि कुछ particular directors, that is not less than 1/3 of the total number of directors, they may require that ये resolution जो है, we want this particular resolution instead of circulation to be discussed in a board meeting. तो minimum 1/3 होने चाहिए, मतलब not less than 1/3 ये बोलनी चाहिए. लेकिन mark this point that they can put in such request before the resolution is passed by circulation. ऐसा नहीं हो सकता कि सर्कुलेशन से पास होने के बाद उनको लगता है कि यार नहीं है तो हमारे मन के हिसाब से नहीं हुआ, अब एक काम करते हैं मिनिमम 1/3 हम बोल देते हैं, उसको दोबारा बोर्ड मीटिंग में रखवाओ. नो, दैट इज नॉट पॉसिबल. दिस हैज बीन अफर्म्ड बाय वन ऑफ द ICAI क्वेश्चंस ओनली. ओके, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर. नाउ सेक्शन 176 जो है, डिफेक्ट्स इन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स नॉट टू इनवैलिडेट एक्शंस टेकन. मार्क करना कि दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज एप्लीकेबल टू डायरेक्टर्स, राइट. मैनेजिंग डायरेक्टर इज ऑल्सो डायरेक्टर, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर के पास एक स्पेसिफिक एक्स्ट्रा कैपेबिलिटीज दे रखी है, स्पेसिफिक एक्स्ट्रा पावर्स दे रखी है. हेंस मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, चेयरमैन हो गया, ये ओरिजिनली डायरेक्टर हो सकते हैं, लेकिन एडिशनल जो उनके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, ये जो वी हैव गिवन हिम दिस टाइटल ऑफ MD और चेयरमैन, इनके बेसिस पे अगर कोई एक्शंस होते हैं तो उनको हम यहाँ पे वैलिडेट नहीं करते हैं. सो प्लीज अंडरस्टैंड 176 में MD के एक्शंस नहीं आते हैं. इसके अंदर चेयरमैन के कास्टिंग वोट अगर हो तो चेयरमैन का कुछ नहीं आएगा. वी हैव टू फोकस ओनली एंड ओनली ऑन डायरेक्टर पोजीशन. डायरेक्टर के ऊपर कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है, कोई एक्स्ट्रा फीचर है, MD हो गया, चेयरमैन हो गया, उसके रिस्पेक्ट में हम उन एक्ट्स को वैलिडेट नहीं करेंगे, राइट. आई होप दिस इज क्लियर. एक इसका लिंक मैं देना चाहूंगा आपको विद रिस्पेक्ट टू 176 विद 196 सबसेक्शन 5. 196 सबसेक्शन 5 क्या कहता है? इफ इट हैपन्स कि मैनेजरियल पर्सन की जो अपॉइंटमेंट हुई है उसका एक अप्रूवल लेना पड़ता है आपको जनरल मीटिंग में भी, एंड सपोज जनरल मीटिंग ने अप्रूवल नहीं दिया, देन वी से दैट उसके एक्ट्स जो है वो वैलिड रहेंगे. अब कंफ्यूजन क्या होती है, ऐसा कोई अगर क्वेश्चन आ जाता है तो जनरली जो वैलिडिटी ऑफ एक्ट्स ऐसे कह के स्टूडेंट्स कोट सेक्शन 176 विथ रिस्पेक्ट टू मैनेजरियल पर्सन ऑल्सो, ठीक है. तो वहां पे आपको ये गलती नहीं करनी है. अगर मैनेजरियल पर्सन की स्पेसिफिक बात हो रही है और हिंट जा रहा है हमारा मैनेजरियल रेम्यूनरेशन वाले चैप्टर में, तो वैलिडेशन ऑफ एक्ट्स विल हैपन ड्यू टू 196 सबसेक्शन 5, नॉट 176. प्लीज ध्यान रखना दैट योर कंक्लूजन इज गोइंग टू बी सेम, दैट एक्ट्स आर वैलिडेटेड, बट योर बेस इज रॉन्ग, यू विल गेट 0 मार्क्स. तो मैनेजरियल पर्सन अगर की बात होती है स्पेसिफिक इन केस ऑफ नो अप्रूवल इन जनरल मीटिंग, तो उसके प्रायर एक्ट्स वैलिड रहेंगे, लेकिन कोट क्या करना है 196 सबसेक्शन 5. लेकिन नॉर्मल कोई डायरेक्टर कुछ और बात हो रही है तो 176.
6. आई होप दिस इज क्लियर. यहाँ पे कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स की. नेक्स्ट हमारा ऑडिट कमेटी वगैरह है, उसको हम नेक्स्ट पार्ट्स में डिस्कस करेंगे. सो सेक्शन 177, 178 फेयरली प्रोसीजरल सेक्शंस, लिमिट्स वगैरह ध्यान रखनी है. ऑडिट कमेटी, एनआरसी, विजिल मैकेनिज्म, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी. वन इंपॉर्टेंट पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू विच आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन इज विथ रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इन दिस कमिटीज. So in audit committee, the independent director should form the majority, but in nomination remuneration committee, it should not be less than 50%. So there is a difference between both. Majority means 50% is not acceptable, and not less than 50% means 50% is acceptable. So in NRC, that is your nomination remuneration committee, minimum 50% of the members shall be ID, whereas in audit committee it is majority, right? So there is a minute difference but very very important difference between this kind of a constitution for both the committees. Now there are certain provisos with respect to section 177 subsection 4 clause number 4 which basically talks about the functions of audit committee, and clause number 4 says that approval is required of audit committee for basic approval or any subsequent modification with respect to the transactions of the company with related parties, right? So basically balance all the subsections and all the clauses are very very procedural, but there appears to be some issues with respect to the provisos for this particular clause, right? So we will discuss the provisos for this particular clause in detail. So first simple point says that omnibus approval is possible subject to rule 6a compliance. What do you mean by omnibus? Omnibus in general it means a consolidated or standing, means कि आप बार बार मत आओ, don't come again and again for the approval. We are giving a omnibus approval, standing approval. It obviously needs the compliance of rule number 6a, which is fairly simple, so I am not touching on that particular rule in this audio note, right? Next, recommendations to be given to the board. So the proviso says that in case of transaction other than those which are covered in 188 and सी, मतलब फर्स्ट कंडीशन क्या लग गई कि ट्रांजैक्शन जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो रही है इट इज अदर देन दोज कवर्ड इन 188, एंड सेकंड कंडीशन ऑडिट कमिटी इज नॉट अप्रूविंग द ट्रांजैक्शन, ऑडिट कमिटी अपना अप्रूवल नहीं दे रही, देन इन दैट केस इट शैल मेक इट्स रिकमेंडेशन टू द बोर्ड. क्यों ऐसा बोला गया है? बिकॉज इफ 188, see, first of all you should know, we will discuss this in 188, but you should know that 188 subsection 1 does not cover all the transactions. रिलेटेड पार्टी के साथ कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस वहां पे कवर करी गई है, जैसे गुड्स का परचेज सेल हो गया, सर्विसेज का हो गया, अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट हो गया, प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में हो गया, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिस और प्लेसिंग प्रॉफिट हो गया. सो अपार्ट फ्रॉम दोज ट्रांजैक्शंस, अगर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एंटर हो रही है जिसके रिस्पेक्ट में द ऑडिट कमिटी इज नॉट अप्रूविंग इट, देन इट शैल मेक द रिकमेंडेशंस टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. 188 अगर होता है तो वहां पे तो बोर्ड ऑलरेडी इज गोइंग टू कंसिडर एवरीथिंग, राइट? सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. Next, if approval is not taken and not ratified. So see, this particular proviso is a very simple, but it is a bit long in its in sentence and its in wordings. So we will discuss that first. If any transaction is entered of amount that is up to 1 crore, मतलब 1 करोड़ तक उसका ट्रांजैक्शन अमाउंट है, एंड इट इज एंटर्ड इनटू बाय अ डायरेक्टर और कंपनी का कोई ऑफिसर, एंड इट हैज नॉट टेकन, मतलब उसके रिस्पेक्ट में द अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमिटी हैज नॉट बीन टेकन. ऑडिट कमिटी का अप्रूवल कहाँ चाहिए होता है? किसने बोला है? अभी हमने बोला ना ऊपर 177 सब सेक्शन 4 क्लॉज नंबर 4. सो अगर 1 करोड़ तक की ट्रांजैक्शन और उसका आपने अप्रूवल नहीं लिया, एंड ये तो लिया ही नहीं, आपने इसको रेटिफाई भी नहीं कराया, मतलब यू डिडंट करेक्ट द प्रोसीजर. क्या करेक्शन करना था? अप्रूवल लेना था. सो इट इज नॉट रेटिफाइड बाय द ऑडिट कमिटी विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांजैक्शन. सो इफ within 3 months it is not ratified, then this transaction shall be voidable at the option of the audit committee. मतलब now the audit committee will have an option कि हम इसको void करें या approve करवाएं, राइट? सो 3 महीने में अप्रूवल ले लेना, वरना बाद में ऑडिट कमिटी के पास ऑप्शन चला जाएगा कि वॉइड करना है या नहीं करना है. प्लस ऑल्सो द लास्ट कंडीशन इज, द लास्ट प्रोविजो इज दैट, the last part of the proviso is that if the transaction is with the related party to any director or authorized by any other director, जो भी डायरेक्टर कंसर्न होंगे इसके इन्वॉल्वमेंट में जहां पे आपने ऑडिट कमिटी का अप्रूवल नहीं ली, दे शैल इंडेमनीफाई द कंपनी अगेंस्ट एनी लॉस इनकर्ड बाय इट. अब अप्रूवल ना लेने की वजह से या नॉन कंप्लायंसेस की वजह से इफ देयर इज एनी लॉस इनकर्ड बाय द कंपनी, दैट शैल बी मेड गुड, मतलब इंडेमनीफाइड बाय द कंसर्न डायरेक्टर जिसने ऑथराइज किया
गलत तरीके से मतलब क्या? आई एम रिपीटिंग, ऑडिट कमिटी अप्रूवल नॉट टेकन, right? And last part is a small exemption, that this clause means, कौन सा clause? Approval of audit committee for related party transactions, it shall not apply to a transaction other than 188 between holding company and its wholly owned subsidiary. मतलब इन्होंने सिंपल से क्या कह दिया कि ये जो क्लॉज हम बताते हैं, क्लॉज मतलब हम कह रहे हैं कि यू रिक्वायर अप्रूवल ऑफ द ऑडिट कमिटी, दिस शैल नॉट रिक्वायर टू एनी ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट 188 वाली, कौन सी, किसके बीच में एंटर करी जा रही है? holding company and its wholly owned subsidiary. So if 188 wali transactions, which I said there are certain specific transactions, if those are entered between a holding company and its wholly owned subsidiary, then in that case आपको approval चाहिए audit committee का. लेकिन अदर देन दैट कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, देन यू डू नॉट नीड अप्रूवल ऑफ द ऑडिट कमिटी, क्योंकि घर की बात है, होल्डिंग एंड इट्स होल्ली ओन्ड सब्सिडरी है. हाँ, 188 में एक और प्रोविजो, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है विद रिस्पेक्ट टू होल्ली ओन्ड सब्सिडरी, इन विच देयर इज एन एग्जेम्पशन ऑफ मेंबर्स अप्रूवल एज वेल. वो अलग चीज है, उसको यहाँ पे कंफ्यूज मत करना, वहां पे हम 188 में पढ़ लेंगे, राइट? सो आई होप दीज प्रोविजोज विद रिस्पेक्ट टू 177 सबसेक्शन 4 क्लॉज नंबर 4 आर एब्सोल्युटली क्लियर. ओके, नाउ कमिंग टू सेक्शन नंबर 179. So 179 talks about certain powers of the board, in which we say कि जो कंपनी कर सकती है वो बोर्ड कर सकती है. बेसिकली बोर्ड is the management of the company is in the hands of board, right? Now with respect to 179 subsection 3, there are certain resolutions, certain matters given which need to be exercised at the meeting of board only, meaning which it cannot be passed by circular resolution that we study in section 175. उसमें बहुत सारे अलग अलग चीजें दे रखी है, उसको हार्ड एंड फास्ट लर्न करने की जरूरत नहीं है. ये इंटरमीडिएट या फाउंडेशन का पेपर नहीं है जिसमें आपसे ये चीज पूछी जाएगी कि लिस्ट डाउन द मैटर्स वेयर द ट्रांजैक्शंस वुड बी एक्सरसाइज्ड एंड द रिजोल्यूशंस वुड बी एक्सरसाइज्ड एट द मीटिंग ऑफ बोर्ड. तो इसको अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेना कि इंपॉर्टेंट मैटर्स है, एक बार अच्छे से रीडिंग लेनी है. एग्जांपल, मेकिंग कॉल्स ऑन शेयर होल्डर्स, या फिर ऑथराइजिंग बायबैक अंडर 68, या अप्रूविंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या एनी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस, या कोई रिकंस्ट्रक्शन, एमलगमेशन, मर्जर के रिस्पेक्ट में अप्रूवल देने हैं. एंड इन्हीं के रिस्पेक्ट में स्पेसिफिकली डी, ई एंड एफ क्लॉज आपको ध्यान रखने हैं. डी क्या बात करता है? टू बोरो मनी. ई क्या बात करता है? टू इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ द कंपनी. एंड एफ क्या बात करता है? टू ग्रांट लोन्स, गारंटी और सिक्योरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स, राइट? नाउ फर्स्ट प्रोविजो to 179 subsection 3 states that if the board wants to delegate these particular 3 clauses D, E and F, तो वो कर सकती है. कैसे? एक रिजोल्यूशन पास करो मीटिंग में और डेलीगेट कर दो. एक रिजोल्यूशन पास करो और डेलीगेट कर दो. बट मेनी स्टूडेंट्स मिस द पॉइंट एंड इंटरलिंकिंग ऑफ दिस प्रोविजो, दिस फर्स्ट प्रोविजो विच अलाउज डेलीगेशन, इंटरलिंक्ड टू सेक्शन नंबर 186. 186 में बात होती है लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स बाय कंपनी की, जिसके अंदर स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस कवर्ड है कि हम किसी पर्सन को या किसी भी कंपनी को हम कुछ लोन दे रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो. तो उसमें सेक्शन नंबर 186 में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसीजरल कंप्लायंस इज द यूनानिमस बोर्ड रिजोल्यूशन. यूनानिमस बोर्ड रिजोल्यूशन कैसे पास होएगा? बोर्ड मीटिंग में ही पास होएगा, क्योंकि यूनानिमस का मतलब क्या है? ऑल द डायरेक्टर्स हु आर प्रेजेंट एट द मीटिंग विल से अ यस. अब मुझे एक बात बताओ, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द कंफ्लिक्ट बिटवीन फर्स्ट प्रोविजो टू 179(3) एंड सेक्शन नंबर 186? तो क्या कंफ्लिक्ट बन रहा है कि एक जगह कह रहे डेलीगेट कर दो. अगर डेलीगेट कर दिया फर्स्ट प्रोविजो टू 179(3) का यूज करके, देन हाउ कैन वी पास यूनानिमस बोर्ड रिजोल्यूशन? बिकॉज डेलीगेट होने के बाद बोर्ड मिलेगा ही क्यों? और एक तरफ 186 कहता है यूनानिमस बोर्ड रिजोल्यूशन. सो व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन फॉर दिस इंटरलिंकिंग इज दैट आउट ऑफ द 3 क्लॉजेस D, E एंड F में से ओनली क्लॉज डी कैन बी डेलीगेटेड बिकॉज इट कवर्स बोरोइंग ऑफ मनी एंड इट इज नॉट टच्ड अपॉन, इट इज नॉट कवर्ड अपॉन एंड इट इज नॉट इन द स्कोप ऑफ सेक्शन 186. लेकिन ई और एफ में 186 लगता है, तो हमें यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, राइट? सो इन दैट केस एक्चुअल में फाइनल कंक्लूजन क्या निकलेगा कि डेलीगेशन ऑफ क्लॉज ई एंड एफ इज नॉट पॉसिबल. आई होप दिस पॉइंट इज एक्सट्रीमली क्लियर. इसके रिस्पेक्ट में रिसेंटली एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, आई थिंक इन MTP. सो रिगार्डलेस ऑफ दैट कहाँ पूछा गया क्या नहीं, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जो एक कंसेप्चुअली भी आ सकता है, प्रोसीजरली भी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर एग्जाम.
Okay, now one thing to understand is that board of directors, they are the agents of the company. They are not the agent of member, because company अपने आप में legal separate entity मानी जाती है, right? So both have separate powers, they both coexist in the company. बोर्ड का काम क्या है? मैनेजमेंट करना. मेंबर्स का काम क्या है? कंपनी को ओन करना. दोनों एक दूसरे के काम में नहीं पड़ सकते. So can the members डायरेक्ट द बोर्ड रिगार्डिंग एनी ऑफ देयर फंक्शंस? अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कैसे करेगा. मेंबर्स ने मेजॉरिटी या फिर यूनानिमसली ये बोल दिया बोर्ड को कि आप एक काम करो, इतना डिविडेंड प्रपोज करो ही करो. अब वी हैव टू बी क्रिस्टल क्लियर एज पर लॉ दैट सेक्शन 179 में पावर डिफरेंशिएशन है. बोर्ड का काम है मैनेजमेंट का, मेंबर्स का काम है ओनरशिप का. सो डिसीजन ऑफ प्रपोजिंग द डिविडेंड इज इन द हैंड्स ऑफ बोर्ड. उसको डिक्लेयर करना है या नहीं करना है, आई एम टॉकिंग अबाउट इक्विटी डिविडेंड, उसको डिक्लेयर करना है या नहीं करना है वो मेंबर्स के हाथ में है. सो बॉटम लाइन एंड कंक्लूडिंग स्टेटमेंट इज दैट मेंबर्स कैन नॉट डायरेक्ट नीदर बाय मेजॉरिटी नॉर यूनानिमसली द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिगार्डिंग एनी ऑफ देयर फंक्शंस. बोर्ड के हाथ में है वो फंक्शंस, वो बोर्ड ही करेगा, राइट. सेक्शन 180 में भी जो हम अलग एक ऑडियो नोट में कवर करेंगे, 180 में भी 4 स्पेसिफिक चीजें दे रखी है. उसके रिस्पेक्ट में भी ओरिजिनल जो एक्शन आना चाहिए वो बोर्ड की तरफ से आना चाहिए. अगर वो आगे मतलब बोर्ड पहले बोलता है कि हाँ हम ये वाली चीजें करना चाहते हैं तो मेंबर्स की अप्रूवल लेंगे. मेंबर्स खुद कुछ नहीं बोल सकते विथ रिस्पेक्ट टू द बोर्ड एंड इट्स ड्यूटीज. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. A question: Can shareholder perform the duties of the board in any exceptional cases? जनरल प्रोविजन तो हमने पढ़ लिया कि बोर्ड कुछ भी मतलब बोर्ड के रिस्पेक्ट में मेंबर्स कैन नॉट इंटरफेयर, बट इन सर्टन स्पेसिफिक केसेस the shareholders, the members can perform the duties of board. That is, for example, अगर बोर्ड इनकॉम्पिटेंट हो जाता है, जैसे कोरम ही नहीं बन पा रहा है या बोर्ड काम ही नहीं कर पाता है, जैसे डेडलॉक इन मैनेजमेंट हो जाती है, सपोज कुछ लड़ाई हो जाती है, देयर इज एनी कंफ्लिक्ट एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज नॉट मीटिंग, द कंपनी इज इन डेडलॉक, देन मेंबर्स कैन स्टेप इन. या फिर अगर बोर्ड एक्ट कर रहा है मैलिफाइड इंटरेस्ट में अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, देन ऑल्सो दिस फॉर्म्स एन exceptional circumstance in which the members can step in and take over the management from the board, right? I hope this is clear. So let's start with our balance important points for this chapter. First, as we know, section 181, 182 and 183 are studied together. So 181 is your charitable contribution, 182 is your political contribution, and 183 is your national defense fund and other similar funds, right? Now, first important point to note is that in section number 181, that is your charitable or bona fide contribution, if the board's contribution, the amount proposed to be contributed exceeds 5% of the average net profits of the last 3 financial years, then members resolution and members consent is required. This is that kind of an area where ICI can test MCQs. Is equal to, the point to be noted is that if it is exactly, that is up to 5% of the average net profits of last 3 years, then you do not require any consent of the members. तो 5% से अगर ऊपर जा रहा है अमाउंट तो ही you require members resolution. And also which kind of members resolution? Only ordinary, special resolution की requirement नहीं है. These 2 points are required to be kept in mind while studying 181. Now 181 and 183 में मतलब पॉलिटिकल को छोड़ के 181 एंड 183 में बेसिकली दीज बोथ सेक्शंस डू नॉट स्पेसिफाई एनी मोड ऑफ कंट्रीब्यूशन, राइट. सो कैश इज ऑल्सो अलाउड, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इज ऑल्सो अलाउड, एनीथिंग इज अलाउड. हाउएवर रियल लाइफ में ऑब्वियसली कैश ऐसा होएगा नहीं, बट थियोरेटिकल टर्म्स के लिए बता रहा हूँ, राइट. बट दिस सेम थिंग डज नॉट एग्जिस्ट इन सेक्शन नंबर 182, दैट इज योर पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन, सिंस इट स्पेसिफाइज द मोड ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, आई होप दिस इज क्लियर कि आपको इलेक्ट्रॉनिक मीन्स और उसी से प्रॉपरली बैंक से ही पेमेंट करनी है फॉर 182. Now, when we study 182, we know that 2 types of companies are not allowed to, contribute for political purposes. That is, they are not allowed to do political contributions. कौन सी? A company which is in existence for less than 3 financial years and a government company. तो government company में तो इतना issue आएगा नहीं. You know government company definition clear हो जाएगा. But when we understand, when we try to analyze this financial year definition, you need to be thoroughly clear with the definition and what exactly means a financial year. That is, Section 2 clause 41 in which financial year is defined needs to be thoroughly clear. So I am just giving a short example and a very very simple worded explanation because I have seen some issues in this definition and ICI can test this. So simple सी बात है, financial year मतलब 31st March
फाइनेंशियल ईयर मतलब 31 मार्च जो भी मेरा एंड हो रहा होगा, लेकिन इफ द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1st और आफ्टर 1st जनवरी देन इट विल मीन 31st मार्च ओनली, बट नॉट ऑफ दैट ईयर, ऑफ नेक्स्ट ईयर. सो लेट्स टेक टू very simple examples. If my company is incorporated on, let's say, 1st January 21, will my financial year, my first financial year, right? Because at the end you have to understand from which point of view and in which context we are studying this. So we have to calculate 3 financial years for the purpose of 182. So if my company is incorporated on 1st January 21, will my first financial year end on 31st March 21? Answer is no, because I just now told you that the company is incorporated on 1st or after 1st January. The first financial year will end on 31st March of the next year, the coming year, right? So for my company, the financial year, first financial year will end on 31st March 22, right? But on the other hand, if my company was incorporated on, let's say, 30th November 2020, then my first financial year will end on coming 31st March, that is your 31st March 21. I hope this point is clear. Accordingly you need to calculate the 3 financial years. जिस 3 financial years पे वो 31st March end हो रहा होगा, the next day 1st April would be my new financial year, in which means during that 1st April the company can engage in political contributions. बहुत अच्छा एमसीक्यूज इसके ऊपर बन सकते हैं, अभी तक ज़्यादा नहीं पूछे गए, सो आई थिंक दिस कैन बी टेस्टेड, राइट? इट्स अ वेरी गुड कंसेप्ट. ओके, सो 181, 182, 183 इज क्लियर. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अ ब्रीफ ऑफ सेक्शन नंबर 185. अच्छा, एक और चीज़ फॉर पेनल्टी, स्मॉल कंपेरिजन पॉइंट विच आई एम टेलिंग यू इज दैट इन 181 एंड इन योर 183 नो स्पेसिफिक पेनल्टी हैज बीन स्पेसिफाइड, राइट? एंड फॉर योर 182 फॉर पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन स्पेसिफिक पेनल्टी हैज बीन गिवन. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन read the penalty and penal provisions जो भी है. Okay, now I am giving you a base of section number 185. Now you might think why sir is not giving the complete detailed discussion for 185. This section requires a lot of practical examples if we really want to dive deep in the concept, but for that I have already given you one YouTube video. तो अब वो around it's of 1 hour I think around है वो. So and please believe me, it is worth the time investing, because उसके अंदर वो एक बार आपने वीडियो देख ली, उसके बाद 185 के रिस्पेक्ट में कोई भी इशू नहीं आ सकता. बट इफ यू डू नॉट हैव टाइम एंड यू थिंक ओके आपके प्रोविजन ऑलरेडी क्लियर है, यू जस्ट रिक्वायर अ ब्रश अप ऑफ कंसेप्ट्स. सो आई विल ले डाउन द बेस फॉर यू इन दिस ऑडियो नोट ओनली, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. So section 185 basically इसका जो basic framework है, it is divided into 4 parts, that is subsection 1, subsection 2, subsection 3 and 1 exemption, right? So subsection 1 बताता है कुछ ऐसी transactions जो कि prohibited है. In law, each and every word, each and every comma, everything has a meaning. So when I say prohibited, it is different from word restricted. So 185 subsection 1 में certain transactions are prohibited. Prohibited का मतलब क्या होता है? No means no, right? 185 subsection 2 में there are those particular transactions are restricted. Now when I say restricted, इसका मतलब such transactions which we talked about in 185(1), they would be allowed in certain cases and subject to certain conditions. So दो चीज़ों का ध्यान रखना है, certain cases, certain conditions. क्या है वो मैं आपको बताऊंगा. 185 subsection 3 talks about non applicability. एक चीज़ का ध्यान रखना, मेनी स्टूडेंट्स अगेन यहाँ पे गलती होने के बहुत चांसेस है. एक चीज़ अच्छे से समझ लो, कोई चीज़ नॉन एप्लीकेबल तभी हो सकती है जब वो ओरिजिनली एप्लीकेबल हो. मतलब हम 185(3) में उन्हीं की बात करेंगे जो ओरिजिनली 185(1) या 185(2) में आ रहा हो. अगर 185(1) और 2 लग ही नहीं रहा है तो मैं उसके बारे में 185 सबसेक्शन 3 की बात नहीं कर सकता, बिकॉज दैट विल बी कंप्लीटली इलॉजिकल. जो चीज़ लग ही नहीं रही है उसको हटवा क्यों रहे हो आप? आई होप दिस इज क्लियर. एंड देन देर इज वन एग्जेम्पशन टू प्राइवेट कंपनी. सो इसका बेस मैं आपको क्विकली बता देता हूँ. 185(1) में स्पेसिफिकली क्या बोला गया है? कोई भी कंपनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोन एडवांस नहीं करेगी, राइट? इंक्लूडिंग एनी लोन रिप्रेजेंटेड बाय बुक डेट. बुक डेट मतलब आप सिर्फ एक लोन दे रहे हो और उसको शो कर रहे हो कि वो डेटर खड़ा, एक उसको डेटर क्रेडिटर की तरह उसको शो करते हो या बुक डेट दिखा देते हो, राइट? सो आपने जस्ट उसको एक डेटर खड़ा कर दिया. दैट इज ऑल्सो नॉट वैलिड, इट इज ऑल्सो नॉट अलाउड. एंड प्लस द कंपनी शैल नॉट गिव एनी गारंटी, shall not provide any security in connection with loan taken by. तो इसमें कौन कौन जने कवर्ड है? सबसे पहले डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, मतलब डायरेक्टर मतलब एनी डायरेक्टर, कोई भी डायरेक्टर, चाहे वो एडिशनल डायरेक्टर हो, चाहे वो नॉमिनी डायरेक्टर हो, हमारे कंपनी में जो डायरेक्टर है उसको कंपनी लोन नहीं देगी. और ऑफ अ कंपनी विच इज इट्स होल्डिंग कंपनी, मतलब उसकी होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर, और एनी रिलेटिव और पार्टनर ऑफ एनी सच डायरेक्टर. पार्टनर मतलब लेट्स से दैट डायरेक्टर इज अ पार्टनर इन फर्म ABC और उस ABC का एक और पार्टनर यहाँ पे भी कवर हो जाएगा.
क्योंकि वो पार्टनर है हमारे मेन डायरेक्टर का, राइट। और रिलेटिव ऑफ एनी सच डायरेक्टर, रिलेटिव के लिए सेक्शन 2 क्लॉज 77 अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। And other party covered is the firm, any firm in which any such director or relative is a partner. Very important point to be noted, please write it down, that firm in which partner is a partner is not covered. सर एक एग्जांपल ले लेते हैं। ओके सो मेरा जैसे पार्टनर है, मैं एक ABC में पार्टनर हूँ, मैं A हूँ, सो एक B एक पार्टनर है। नाउ B में भी पार्टनर इन BDF, तो BDF का कोई और पार्टनर या फिर वो फर्म यहाँ पे कवर्ड नहीं है। सो प्लीज आई एम रिपीटिंग अगेन, एनी फर्म इन विच एनी सच डायरेक्टर और रिलेटिव इज अ पार्टनर, इसके अंदर पार्टनर इज अ पार्टनर इंक्लूडेड नहीं है, मतलब फर्म जिसके अंदर हमारा पार्टनर है वो इंक्लूडेड नहीं है, राइट। अच्छा, सब सेक्शन 2 में आ जाते हैं, जो मैंने आपको बोला कि दीज ट्रांजैक्शंस विल बी अलाउड इन सर्टन केसेस एंड सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस। तो वो केस क्या है और वो कंडीशंस क्या है, सबसे पहले केस देख लेते हैं। वो केस है कि एनी पर्सन, हम किसको दे रहे हैं ये सारी चीज़ें, लोन, गारंटी, सिक्योरिटी, ये किसको दे रहे हैं। एक फ्रेज याद रख लो, इसके अंदर एक वर्ड भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, दैट इज माई अंडरस्टैंडिंग बिकॉज दिस इज कंप्लीटली लीगल टेक्स्ट दैट आई एम कोटिंग। एनी पर्सन in whom any of the director of the company is interested, please repeat it with me, आप बोलो मेरे साथ, any person in whom any of the director of the company is interested। अब एक्सप्लेनेशन आके बताता है कि हम इसको क्लैरिफाई करते हैं इसका मतलब क्या है। इसके मतलब में सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल पर्सन्स आएंगे, नेचुरल पर्सन्स नहीं आएंगे, कोई इंसान नहीं आएगा, ठीक है। तो 3 आर्टिफिशियल पर्सन्स आएंगे, एक प्राइवेट कंपनी ऑफ विच एनी सच डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर और मेंबर, राइट। तो वो ध्यान रखना, मेंबर कितने भी नंबर ऑफ शेयर्स का हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमें इतने शेयर्स चाहिए, एक सिंगल अगर शेयर है उसके पास, देन ऑल्सो ही विल बी अ मेंबर एंड दैट प्राइवेट कंपनी विल बी कवर्ड। नेक्स्ट 2 बॉडी कॉर्पोरेट से, बॉडी कॉर्पोरेट इज अ वाइडर टर्म, आई होप दिस इज क्लियर एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 11, प्लीज रीड इट इफ इट इज नॉट क्लियर। LLP इज बॉडी कॉर्पोरेट, राइट, जस्ट उसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा अभी। सो एनी बॉडी कॉर्पोरेट एट जनरल मीटिंग ऑफ विच नॉट लेस देन 25% वोटिंग पावर इज एक्सरसाइज बाय सच डायरेक्टर, मतलब हमारे कंपनी का डायरेक्टर या 2 और मोर सच डायरेक्टर्स। तो नॉट लेस देन 25% मतलब 25% भी इसके अंदर कवर हो जाएगा। या फिर एक ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो हमारे इशारों पे नाचती है, सिंपल, अकस्टम टू एक्ट, राइट। सो दीज 3 कंपनीज, एक में हमने प्राइवेट कंपनी वर्ड यूज किया है और 2 में हमने बॉडी कॉर्पोरेट्स यूज किया है। अगर आप ऐसे जने को देते हो तो हमें कोई इशू नहीं है, प्रोवाइडेड कंडीशंस कंप्लाई कर लेना। तो कंडीशंस क्या क्या है सर, सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन शुड बी पास्ड इन द जनरल मीटिंग प्लस द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, क्योंकि स्पेशल रेजोल्यूशन है, ऑर्डिनरी नहीं है, तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आएगा। इट हैज टू स्पेसिफाई फुल पर्टिकुलर्स, फुल डिस्क्लोजर, कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द लोन एंड एनी अदर रेलिवेंट फैक्ट। एंड सेकेंड कंडीशन इज दैट द लोन्स आर यूटिलाइज्ड बाय द बोरोइंग कंपनी फॉर इट्स प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज। तो ये 2 कंडीशंस का ध्यान रखते हुए आप 185(2) में इन ट्रांजैक्शंस को कंप्लाई करवा सकते हो। सो आउट ऑफ द बेसिक फ्रेमवर्क, मैंने फर्स्ट 2 तो बहुत ही डिटेल में आपके साथ फिर भी डिस्कस कर लिए, दोबारा बचे हुए दोनों मैं आपको जस्ट हिंट दे रहा हूं। आफ्टर दैट इफ यू फील देयर इज एनी क्वेरी, जस्ट हेड ओवर टू माय वीडियो, आई विल पोस्ट द लिंक अगेन। ओके, सो पहले मैं आपको एक एग्जाम्पशन बता देता हूँ। उसमें एक गलती होने के चांस क्या है, जब हम बोलते हैं 185 इज नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी, इसका मतलब क्या, प्राइवेट कंपनी इज द कंपनी विच इज गिविंग द लोन और इट इज द कंपनी विच इज रिसीविंग द लोन। तो ध्यान रखना, दिस इज द कंपनी विच इज गिविंग द लोन, क्योंकि 185 किस पे लग रहा है, जो कंपनी लोन देना चाहती है, किसको, लोन्स टू डायरेक्टर्स वगैरह, राइट। बट ऑब्वियसली सेक्शन 92 एंड 137 नीड टू बी कंप्लाइड। 4 कंडीशंस है, 3 मेन कंडीशंस एंड चौथी कंप्लायंस ऑफ 92 एंड 137 इफ दे आर कंप्लाइड, ये चारों कंडीशंस के साथ, सो सेक्शन 185 वोंट बी एप्लीकेबल। 185 सबसेक्शन 3 आता है एक नॉन एप्लीकेबिलिटी के केस में। उसमें जो मैं आपको पॉइंटर्स बता रहा हूँ, जो मतलब बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स है, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, सिर्फ बचा हुआ आप एक बार रीड कर सकते हो। विथ रिस्पेक्ट टू द एग्जामिशन ग्रांटेड टू मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर, अलाउंस जो दे रखी है, एग्जामिशन से ज़्यादा मैं कहूँगा नॉन एप्लीकेबिलिटी की तरह एक अलाउंस दे रखी है कि आप कर लो, दैट हैज़ बिन गिवन ओनली एंड ओनली विथ रिस्पेक्ट टू लोन, नॉट गारंटी और सिक्योरिटी। सो कल को अगर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करता है कि हम गारंटी दे रहे हैं टू द मैनेजिंग डायरेक्टर एज अ पार्ट ऑफ कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्सटेंडेड टू ऑल द एम्प्लॉइज, स्टिल 185 सबसेक्शन 1 विल कम इन टू प्ले एंड से इट इज प्रोहिबिटेड। क्यों? क्योंकि नॉन एप्लीकेबिलिटी वाली चीज इसके अंदर इट इज नॉट एप्लीकेबल। व्हाई? बिकॉज इट टॉक्स ओनली एंड ओनली अबाउट लोन, सो गारंटी एंड सिक्योरिटी स्टिल प्रोहिबिटेड, राइट। पार्ट नंबर इसमें जो क्लॉज बी है दैट इज फेयर लीज, आप कर सकते हो। सी एंड डी टॉक्स अबाउट सब्सिडियरी एंड होली ओन सब्सिडियरी। सो बेसिकली
basically C is wholly owned subsidiary, D is normal subsidiary. So two important conditions is that with respect to just a subsidiary, matlab we do not own 100% of that company, but we own more than 50%. So in that, loan is not allowed. Guarantee security is allowed, loan is still not allowed. And one additional condition for a subsidiary company is that the guarantee or security which is being provided by the holding company in respect of certain loans, so those loans should be made by any bank or financial institution to its subsidiary company. This is one of the conditions. That is a second condition, means an extra condition when we talk about clause number D. This condition, I'm repeating, this condition does not exist for wholly owned subsidiaries. So when the holding company is giving any guarantee, security to its wholly owned subsidiary, it doesn't matter where the loans came from. It can be from me, it can be from you, doesn't matter. आई होप दिस इज क्लियर. सेकंड कंडीशन सब्सिडरी कंपनी में ही है, और प्राइमरी कंडीशन क्या थी, प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज की सी और डी में, वो तो है ही, राइट. आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर. एंड 185 का एक बेस क्लियर हो चुका है. 186, 187 एज आई टोल्ड कि आपको एक अलग तरीके से डिस्कस करूंगा. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल द सेक्शंस आर प्रोसीजरल. स्टिल 2 पॉइंट्स आई वुड लाइक टू डिस्कस. Section number 192, it basically talks about restrictions on non-cash transactions involving the directors. and basically कौन लोग इसके अंदर included है, the director of cash मतलब मैं क्या बात करता हूँ, कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडियरी, होल्डिंग. तो इनके डायरेक्टर या फिर इनका कोई कनेक्टेड पर्सन को अगर आप सेक्शन 2 में इफ यू ट्राई टू फाइंड इट, देन यू विल नॉट फाइंड इट बिकॉज दिस पर्टिकुलर थिंग हैज नॉट बीन डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 2, राइट. सो आई होप दिस इज क्लियर कि इसमें कौन कौन इंक्लूडेड है. नाउ नॉन कैश ट्रांजैक्शन क्या होती है कि हम कुछ लेन देन कर रहे हैं, काइंड ऑफ अ बार्टर सिस्टम, राइट. सो बेसिकली कंपनीज को मना करा गया है कि आप डायरेक्टर ऑफ कैश या एनी कनेक्टेड पर्सन से कुछ लो मत या उनको कुछ दो मत. बेसिकली आप नॉन कैश ट्रांजैक्शन मत एंटर करो. लेकिन इफ यू वांट टू डू take a ordinary resolution from the company in general meeting. The point which I would like to highlight is that if the director or the connected person is a director of its holding company, मतलब दोनों में से कोई एक होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर अगर हो जाता है, इन्वॉल्व है, then we require the resolution of members, that is the ordinary resolution in the holding company as well. Now please focus on my last part as well. इसका मतलब जो कंपनी मेन जो है उसका तो आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए, लेकिन होल्डिंग कंपनी का भी मेंबर्स का रेजोल्यूशन चाहिए. वहां पे अगर आप वर्ड एग्जैक्ट बेरक में पढ़ोगे तो वर्ड इज गिवन, द अप्रूवल अंडर दिस सबसेक्शन शैल also be required to be obtained by passing a resolution in general meeting of the holding company. So kindly mark this word also, उनका भी अप्रूवल चाहिए, right. I hope this is clear. Apart from that, there is one topic with respect to section 118 which talks about the minutes and उसके minutes of board meeting. तो उसमें से एक पॉइंट मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, बैलेंस यू नीड टू टेक द रीडिंग. व्हाई आई एम टेलिंग दिस ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज बिकॉज ये बोर्ड मीटिंग और उन्हीं के रिस्पेक्ट में लगता है. एंड आपके स्टडी मटेरियल में मेनी स्टूडेंट्स मिस दिस पॉइंट बिकॉज इट हैज बीन कवर्ड इन द कॉर्पोरेट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, राइट. तो उसमें स्टार्ट में ये सब चीज़ें दे रखी है. इन माई क्लासेस वी हैव कवर्ड इट अलॉन्ग विद द चैप्टर इटसेल्फ. तो क्लास वाले स्टूडेंट्स को आप टेंशन मत लो, सारा कवर्ड है हमारा. Okay, so one common question which has come many times in CA as well as CS examination is that there is an exemption to the matters from inclusion in the minutes of board meeting on the opinion and on the discretion of the chairman of the meeting. 3 words को ध्यान रख लेना. अगर chairman के opinion में उसको लगता है कि कोई matter is defamatory to any person, or it is irrelevant or immaterial to the proceedings, or it is detrimental to the interest of the company, ये तीनों को याद रख लेना. तो चेयरमैन कैन से कि भैया ये मैटर को आप इंक्लूड मत करो. देखो मिनट क्या होता है, बेसिकली एक रिकॉर्ड की क्या क्या हुआ. तो अगर कोई किसी ने गाली गलौज कर दी या फिर एनीवन सेड समथिंग डिफेमेटरी या इररेलेवेंट या डेट्रीमेंटल, एंड मिनट्स में एज अ रूल ऑफ थम, एज अ इन डिफॉल्ट इट शुड गो इन द मिनट्स. बट हियर द चेयरमैन कैन से दिस इज डिफेमेटरी, दिस इज इररेलेवेंट, डेट्रीमेंटल, काइंडली रिमूव इट. तो सेक्शन 118 ने चेयरमैन को पावर दे रखी है इस चीज़ की, राइट. आई होप दिस इज क्लियर. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल द पॉइंट्स हैव बीन डिस्कस फ्रॉम माय साइड. जो मुझे लगता है कि जहाँ पे गलती हो सकती थी